क्या इंडियंस को अभी भी फैसिनेशन है गोरा दिखने में? साउथ में बहुत ज़्यादा है, नॉर्थ के लोग हैं वैसे ही वो गोरे होते हैं, उसमें से कोई डस्की निकल जाता है तो पूरे फैमिली में देखो ये एक काली निकल आई। बेसन, मुल्तानी मिट, पिंपल्स में टूथपेस्ट, क्या है ये? मतलब दिस इज लाइक स्टुपिडिटी या देयर इज सम मेरिट इन एनी ऑफ दीज थिंग्स? नहीं नहीं, कुछ चीज़ों में तो मेरिट है। बिजी वर्किंग मदर्स, क्या एक मिनिमलिस्टिक स्किन केयर रूटीन कर सकते हैं वो? मोस्ट मेन दे कांट डिफरेंशिएट बिटवीन बॉडी वॉश एंड फेस वॉश। तो मैं कहीं पढ़ रहा था कि वो 10 स्टेप कोरियन रिचुअल 1 घंटा उसमें लगाने के बजाय 1 घंटा ज़्यादा सो लोगे, दैट इज गोइंग टू बी मोर बेनिफिशियल। आई कम्प्लीटली अग्री ऑन दैट। फिलर्स, बोटॉक्स, क्या काम है इनके और किसको लेने चाहिए? लोगों को लगता है कि हर एक चीज़ बोटॉक्स होता है। फिलर और बोटॉक्स दो बहुत अलग चीज़ें हैं। इट्स टू बी टेकन एवरी 4-5 मंथ। इट्स ऑल्सो सेफ। इट इज़ वेरी सेफ। हाँ, सो इंडियंस हैव बेटर स्किन। वी हैव बेटर स्किन। पता नहीं क्यों कॉम्प्लेक्स में रहते हैं। बिल्कुल। आज की गेस्ट हैं डॉक्टर जयश्री शरद, वन ऑफ इंडियाज लीडिंग कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट एंड द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ स्किनफिनिटी एस्थेटिक स्किन एंड लेजर क्लिनिक। 25 साल का एक्सपीरियंस है, एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी और एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स में एक्सपर्ट हैं, टेडेक्स स्पीकर हैं, बेस्ट सेलिंग ऑथर ऑफ 3 बुक्स। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेट्स गो। डॉक्टर जयश्री, वेलकम टू द शो। थैंक यू फॉर हैविंग मी। यू आर सच अ रिनाउंड डर्मेटोलॉजिस्ट, टेडेक्स स्पीकर भी हैं आप, and I was reading that you've written books as well, bestseller books. Still, for the people who do not know you, थोड़ा background बताओ अपने बारे में. What's your education? कहाँ से हो आप and how you are placed now in your life? What exactly are you doing? मैं सही मायने में भारतीय हूँ Okay. because I am a Telugu, Wow. but born and brought up in Jamshedpur, which is Hmm. झारखंड. Hilni belt, yeah. एंड उसके बाद पढ़ाई मैंने 11th-12th पुणे से की, Hmm. फिर MBBS सेवाग्राम से की, Hmm. डर्मेटोलॉजी पोस्ट ग्रेजुएशन मुंबई से की, Hmm. शादी मुंबई में हो गई। Hmm. तो इस तरह से आई स्टार्टेड माई प्रैक्टिस इन द ईयर 2099 में मैंने ख़त्म किया अपना पोस्ट ग्रेजुएशन। Okay. और 4 साल मैं मतलब 3 दिन अपने बॉस के साथ, मेरे जो मेंटोर थे उनके साथ काम करती थी, और 3 दिन मैं खुद का, क्योंकि पैसों की भी ज़रूरत थी, Hmm. कमाना भी था, तो अभी 3 दिन खुद का करती थी। फिर 2006 से मैंने अपना जो स्किनफिनिटी क्लिनिक है वो शुरू किया। और मैं एकेडमिकली बहुत हमेशा से ओरिएंटेड रही हूँ, बहुत ही मुझे मतलब एकेडमिक जिसमें बहुत दिलचस्पी रही है, मतलब पढ़ाई में बहुत अच्छे रहे हो पढ़ाई आप। में। तो नहीं, इवन नाउ मतलब जैसे कॉन्फ्रेंसेस में जाना, सीखना, अभी तक Okay. नई नई चीज़ें Hmm. और लेक्चर्स देना, Hmm. तो उसमें क्या हो गया, बड़ा फ़ायदा हो गया कि मैंने 2004 में जाकर के बैंकॉक से लेज़र्स वगैरह में फेलोशिप की, क्योंकि उन दिनों ये सब यहाँ इंडिया में था नहीं, सिखाया नहीं जाता था। हमारे करिकुलम में डर्मेटोलॉजी MD करिकुलम में तो था ही नहीं। तो फिर वहाँ से दैट वाज माय फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप, फर्स्ट टाइम इनफैक्ट प्लेन में बैठी 2004 में गई। तो समहाउ वहाँ के टीचर्स जो हैं बहुत इम्प्रेस हो गए आपसे? जी। Wow. और स्कूल में भी ऐसा ही था, पढ़ाई ज़्यादा करती थी, तो वो शायद वो था इनग्रेन्ड, मम्मी पापा यही सिखाते थे कि पढ़ाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्रोफेसर नीवात पोलनिकॉन थे, उन्होंने कहा कि ये रेडियो फ्रीक्वेंसी स्किन टाइटनिंग जो है ये एक नई टेक्नोलॉजी है, ये हमारा जो थाईलैंड का डिवाइस है, मशीन है, ये उन दिनों थर्माज जस्ट निकला हुआ था US से, वेरी वेरी एक्सपेंसिव। तो इन्होंने कहा ये वाला आप ले करके इंडिया जाओ, एंड इट्स इक्विवेलेंट टू थर्माज बट इट्स नॉट एक्सपेंसिव। तो फिर मैंने I was the first one to bring radio frequency technology to India. और जब That's for skin tightening. Skin tightening, Okay. non-surgical skin tightening. और फिर वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। फिर मैं एक कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी सोसाइटी है, उसमें मैंने जाकर के प्रेसिडेंट से बात करी, और मैंने कहा कि मुझे दिस इज़ अ न्यू टेक्नोलॉजी, अलाउ मी टू स्पीक, सो शी अलाउड मी। फिर वहाँ से then it got I started going to different cities and training people on radio frequency.
एंड देन दीज पीपल फ्रॉम थाईलैंड, माई प्रोफेसर, ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड. तो जब हांगकॉन्ग में एक कॉन्फ्रेंस हुआ 2006 में, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि आप यहाँ आकर के लेक्चर दो. और वहाँ एक प्रोफेसर, ही इज़ वेरी वेरी पॉपुलर आज की तारीख में भी, प्रोफेसर हेनरी चैन. उन्होंने बहुत मेरी खिंचाई की. खिंचाई क्यों? मतलब कि व्हाट इज़ दिस टेक्नोलॉजी, इसका क्या प्रूफ है. काफ़ी ग्रिल किया, मतलब बहुत ग्रिल किया. ओके. और मैंने भी मुंह तोड़ जवाब दिया. मैं तो मतलब कि भाई आई न्यू माई सब्जेक्ट. मुझे लगा, बट वापस आके लगा कि पता नहीं मैंने इतने सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट को मतलब पता नहीं क्या क्या बोल दिया. फिर एक फ़ोन आया मुझे बॉम्बे में. मैं उन दिनों मैं न्यू बॉम्बे में रहती हूँ. तो एक फ़ोन आया एक लेडी का कि आप ये डिवाइस आपके पास है, आप करते हो ये ट्रीटमेंट. मैंने कहा करती हूँ. कहाँ हो? मैंने कहा न्यू बॉम्बे. तो उसने कहा मैं तो जुहू में हूँ, मैं तो नहीं आ सकती इतनी दूर. तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा ये तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी है, तुम एस्थेटिक्स में जाना चाह रहे हो, तुम सिर्फ डर्मेटोलॉजी कर रहे हो न्यू बॉम्बे में, तो करो कुछ. तो फिर मैंने एक फ्रेंड से बात करके, उनके क्लिनिक में गायनेकोलॉजिस्ट हैं मिलिंद गुनाजी, और उनके वाइफ के थ्रू उनसे बात करके उनके क्लिनिक में जा कर के इस पेशेंट को बुलाया. मैंने कहा कहाँ से पता चला? फिर उसने इस डॉक्टर का नाम लिया कि ये जो डॉक्टर है हांगकांग में जिन्होंने मुझे ग्रिल किया था, उन्होंने कहा कि इंडिया में एक ही है जो ये ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से करती है. तो वहाँ से वो बहुत हाई प्रोफाइल पेज 3 लेडी थी. फिर उन्होंने बहुत सारे पेशेंट्स रेफ़र किए, और वहाँ से ये जो सेलिब्रिटी वाला दौर शुरू हुआ, वो वर्ड ऑफ माउथ से. उन दिनों तो सोशल मीडिया भी नहीं था, कुछ नहीं था. तो इस तरह से ये शुरू हुआ. और फिर वो लेक्चर्स वाला जो सिलसिला है वो कंटिन्यू करती रही मैं. फिर लंदन में एक डॉक्टर ने मुझे रेफ़र किया 2009 में. एक बहुत बड़े एक्टर, मैं नाम नहीं ले सकती हूँ, बट उनको रेफ़र किया. फिर वो आए मेरे पास, और फिर वो इस तरह से फ्रॉम नोवेयर, फ्रॉम जमशेदपुर, वो लोगों को लगता है कि पता नहीं ये मैं तो मुझे मिल गया, ऐसा नहीं है. देयर इज़ अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. मारुति 800 में अपना मशीन डाल के मैं एक 3,300 स्क्वायर फीट कमरे में आ कर के वहीं पे सारा ट्रीटमेंट खुद, विदाउट एनी असिस्टेंट सब करती थी. खुद ड्राइवर तो था नहीं, अफोर्ड नहीं कर सकते थे. पहले तो लोकल ट्रेन्स में थे, फिर किसी तरह मारुति 800 खरीदी सेकेंड हैंड की. फिर उसके बाद धीरे धीरे 2 ब्रांच हैं आज. ऑसम. ठीक है. व्हाट्स द नेम ऑफ योर क्लिनिक? इट्स कॉल्ड स्किनफिनिटी. स्किनफिनिटी. नाइस. ठीक है. सो किस तरह के पेशेंट्स आपके पास आते हैं यूजुअली? लाइक यू हैव 2 clinics and you have clinics in Mumbai, right? So that is like capital of beauty कह लो, या मतलब वहाँ पे शॉबिज़ है, सब कुछ है. So what kind of patients do you usually see in your everyday practice? So as I told you, I specialize in aesthetic dermatology because after my fellowship in Thailand, in Bangkok, I also went to Miami. अच्छा. And then I did a fellowship there in Botox and fillers and all. So I was one of those first few, apart from legends like Dr. Rekha Sheth, who's no longer there. She passed away. But there are 2-3 of them. But after that, it was our generation which picked up. So I super specialize in that, and I do a lot of anti-aging medicine. स्किन लॉन्जेविटी आजकल बहुत चल रहा है कि हमें पहले से ही स्किन का ख्याल रखना चाहिए ताकि वो उस फिलर बोटॉक्स की नौबत ही ना आए. Exactly. तो इस तरह की चीज़ें मैं ज़्यादा करती हूँ. एवरीथिंग टू डू विद पिगमेंटेशन, पिम्पल स्कार्स, एक्ने स्कार्स, wrinkles, fine lines, sagging skin, scars, accident scars, traumatic scars, burn scars. I'm very passionate about treating scars because scars can actually scar your mind and body. Absolutely. Right, and soul. So वो मैं बहुत करती हूँ. मेरे पास अच्छे devices हैं और मैं बहुत passionate हूँ about that. Apart from the beauty aspect and aesthetics. So aesthetic, cosmetic dermatologist हैं आप? जी. Wow. Okay. So एक बड़ा सिंपल सा सवाल है डॉक्टर कि क्या इंडियंस को अभी भी फैसिनेशन है गोरा दिखने में, या फिर थिंग्स हैव चेंज्ड इन लास्ट मतलब
10-15-20 years, या ज़्यादा हो गई हैं, या अब पीपल आर एक्सेप्टिंग देयर स्किन कलर, क्या है? सो आई थिंक जो यंगर जनरेशन है, जेन जी, Gen वो Z. बहुत अवेयर हैं, बहुत स्मार्ट हैं इन अ गुड वे, और वो एक्सेप्ट कर चुके हैं अपने कलर को. दे आर Okay. नॉट रियली रनिंग बिहाइंड कलर, Hmm. दे आर रनिंग बिहाइंड लुकिंग यंग. उनके लिए वो अच्छा. ज़्यादा ज़रूरी है अच्छा. कि हमारा स्किन ग्लो करे, हमारा स्किन चाहे कोई भी कलर हो, Hmm. पर उसके लिए भी वक्त लगेगा ना. तो ये तो बिल्कुल ही वो अभी अभी ऐसे अभी तो स्किन स्किन उनका वैसे ही चल रहा है, पीक पे है. पीक पे. Hmm. बट जो पहले के जनरेशन्स हैं, Hmm. अभी भी आज की तारीख में भी डॉक्टर्स की शादी शायद नहीं होगी, इसे गोरा कर दो. तो ये तो हमारा जो एक आई थिंक ये पूरे भारत में फैला हुआ है. इट्स नॉट अ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट थिंग, एंड विलेजेस में भी यही है So कि अगर और आप देखो एड्स अभी, आई थिंक वन ऑफ द न्यूज़पेपर्स उन्होंने अपना कहा कि हम नहीं ये ऐड देंगे, मैं भूल रही हूँ, आई थिंक दैनिक भास्कर ने, कि हम जो गोरी लड़की वाला ऐड हम बंद कर देंगे. तो ये बहुत quite a अच्छा bold statement, yeah. बोल्ड स्टेटमेंट है. बट अदरवाइज आप देखो लड़का किसी भी कलर का हो लेकिन लड़की गोरी होनी चाहिए. तो ये एक तो रहा ही है. बट मेरे पास ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि इवन विद बॉयज़ कि बहुत काला हो गया है. मेरा एक दोस्त है, वो पूरे स्कूल लाइफ में पाउडर लगाता था सोच के कि शायद वो गोरा हो जाएगा. और ये आज की तारीख में भी उतना ही रैम्पेंट है, उतना ही मतलब. इज इट रीजन स्पेसिफिक एज वेल, दैट जैसे नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा फैसिनेशन है गोरा दिखने की, या साउथ इंडिया वाले ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं उनको स्किन का, है कुछ ऐसा भी? बिल्कुल. आई थिंक साउथ में बहुत ज़्यादा है. ज़्यादा है? हाँ, साउथ में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यूजुअली हम लोग थोड़े से कलर्स में हल्के से डस्की ज़्यादा. हाँ हाँ, ऑफ कोर्स. एंड बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस आप लोग मतलब इक्वेटर के पास हो या जो भी बोले. इट्स वन इज इक्वेटर, क्लाइमेट, ह्यूमिड ओरिजिन. ओरिजिन, या आप देखोगे कि आर्यन ओरिजिन है, द्रविडियन ओरिजिन है, एग्जैक्टली. मुगल इन्वेजन है. So more than equator part, I think that is the real reason maybe. तो वो भी है, और डेफिनेटली इक्वेटर भी है. बट द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, तो वो रहता ही है कि हमें गोरा होना है. बट नॉर्थ में भी ऐसा नहीं है. नॉर्थ के भी लोग हैं जो मतलब वैसे ही वो गोरे होते हैं, उसमें से कोई डस्की निकल जाता है तो अरे पूरे फैमिली में देखो ये एक काली निकल आई. तो वो आज की तारीख में भी है. That's sad. It's really sad. जी. आई थिंक लोगों को समझना चाहिए कि आपके स्किन में अगर मेलानिन ज़्यादा है, जो कि पिगमेंट है, तो आपको वो प्रोटेक्ट करता है. वो आपका नेचुरल सनस्क्रीन है. आपको कैंसर नहीं, स्किन कैंसर नहीं होने देता है. Okay. यू नो. So that's the reason skin cancer is less prevalent in India? Very less. Because of the same reason? Because we have more melanin, because of our skin color. You know. अच्छा, आप देखो एक 40-year-old white and a 40-year-old Indian, or you know, they have more lines and wrinkles than us. So they age faster. उनकी स्किन और अपनी स्किन टाइप में फ़र्क है? जी, ये क्योंकि उनके इसमें स्किन में फियोमेलानिन ज़्यादा है, तो वो गोरे हैं. हमारे स्किन में यूमेलानिन ज़्यादा है. What are these two? थोड़ा बताओगे? ये पिगमेंट है. अच्छा. है ना, पिगमेंट होता है. अपने स्किन में सेल्स होते हैं, उस सेल्स के अंदर समझ लीजिए जैसे बैग्स हैं और उसमें कलर भरा हुआ है. तो उनके इसमें फियोमेलानिन या कि एक रेडिश ह्यू का कलर भरा हुआ है. अच्छा. और हमारे इसमें ब्राउनिश भरा हुआ है. तो वो ब्राउन जो है वो लाइंस और रिंकल्स नहीं होने देता है. हम टैन बहुत जल्दी हो जाते हैं, पर हम बर्न नहीं होते हैं. उनका जो कलर है वो बर्न जल्दी हो जाता है, टैन नहीं होता है, इसलिए वो घंटे घंटे रहते हैं. हमारा जो कलर है वो सन को प्रोटेक्ट, हम एक नेचुरल सन प्रोटेक्शन है, तो हमें कैंसर नहीं होता है. लाइंस, रिंकल्स, कोलेजन डिग्रेडेशन जो है वो नहीं होता है. उन्हें ज़्यादा हो जाता है, तो उनको जो है क्रोज फीट, रिंकल्स, लाइंस ये जल्दी आ जाती है व्हेन यू कंपेयर द सेम एज. सो इंडियंस हैव बेटर स्किन. वी हैव बेटर स्किन. पता नहीं क्यों कॉम्प्लेक्स में रहते हैं. बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है लोगों को समझने के लिए, दैट एक्सेप्ट योर कलर एज इट इज़, यू नो. सो फेयरनेस क्रीम्स का ना, जो पहले 90s में भी और उसके बाद भी काफ़ी वो था, एड्स में ही इतना सारा रेडिएंट, ग्लोइंग,
और लाइट और ये सब कह के कितना बेचा है उन्होंने. डू यू थिंक दीज क्रीम्स एक्चुअली वर्क एंड दे कैन मेक द टोन बेटर? So, our Indian Dermatology Association, it's called IDVL, Indian Association of Dermatology, Venerology and Nephrology. We have now formed a group. We have appealed to the government of India, and we've also got, clearance where they have banned certain ingredients. So there are ingredients which can lighten your skin. आप लगाइए, उसमें स्टीरॉयड होता है, उसमें हाइड्रोक्विनोन तो ठीक है, बट हाइड्रोक्विनोन जो है वो टेलर्ड मॉनिटर्ड डोज होना चाहिए बाय अ डॉक्टर. बट कुछ भी मिलता है आपको, मतलब इजीली मिल जाता है तो लोग खरीद लेते हैं, फिर उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं. आप स्टीरॉयड लगाओगे तो आपका कलर गोरा हो जाएगा, बट Okay. उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं. आप मर्क्यूरी बेस्ड प्रोडक्ट्स लगाओ तो आपका कलर गोरा हो जाएगा, बट उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं. तो लोगों को ये मालूम नहीं होता है और वो क्रीम लगाते रहते हैं. तो डेफिनेटली द स्किन बिकम्स लाइटर. आप गोरे हो तो जाते हो, बट बाद में आपको साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उसके. जैसे स्टीरॉयड लगा लिया तो स्किन सेंसिटिव हो जाती है, पतली हो जाती है, आपके वेन्स दिखने लग जाते हैं, स्किन जल्दी सी फट जाती है, एक्जिमा ज़्यादा होते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं. तो इस तरह से आप अगर हाइड्रोक्विनोन बहुत लंबे अरसे तक लगाओगे तो भी देयर इज़ अ कंडीशन कॉल्ड ऊक्रोनोसिस, ऐसे पैची स्किन हो जाता है, पतली स्किन हो जाती है. मर्क्यूरी तो फिर पूरे सिस्टम के लिए, बॉडी के लिए ही ख़राब है. तो ये यस क्रीम्स हैं, बट दे आर नॉट सेफ. अब जो नए क्रीम्स आ रहे हैं जिसमें कोजिक एसिड है, लिकोरिश है, विटामिन सी है, नाइसिनामाइड है, इस तरह की इंग्रेडिएंट्स हैं, और पूरे मतलब ग्लूटाथियोन, ट्रानेक्सिमिक एसिड, ये भी स्किन लाइटनिंग इंग्रेडिएंट्स हैं, बट दे आर नॉट एज पोटेंट एंड स्ट्रॉन्ग एज द ones that I mentioned जो कि हार्मफुल हैं. And these have been tested. हाँ, So ट्रीटमेंट्स आर टेस्ट, ingredients have been tested thoroughly. बट ये आपको पूरी तरह से गोरा नहीं कर देंगे. हाँ, of course. आपके स्किन पे कहीं हाइपर पिगमेंटेशन है तो उससे निकालेगा, हल्का सा आपके कलर को थोड़ा सा निखारेगा, एज कम्पेयर टू द क्विक फिक्सेस. तो कितनी एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक है एक कलर चेंज करने की? ऐसा नहीं बोलते कि जैसा आपका बचपन में था वैसा हो सकता है, बट आप सोचो कि ऐसा तो नहीं हो सकता. ऐसा कुछ वो है आपका कोई थंब रूल है? हाउ डू यू काउंसिल सच पीपल हु कम टू यू? So, see, what is happening now is that people are taking a lot of glutathione injections. अच्छा. See, even in my clinic, we give glutathione injection, but only as an antioxidant, Okay. right? And there are some clinics who do a very legit glutathione injection therapy. So, but the side effect of glutathione is fairness. तो सबको नहीं होता. Yeah, that's a है ना? side effect. इट्स अ साइड इफेक्ट. तो ग्लूटाथियोन जो है वो लिवर डिटॉक्स के लिए दिया जाता है, बट और एंटीऑक्सीडेंट है. तो आप उसको 600 मिलीग्राम, 1200 मिलीग्राम इस तरह की डोजेस में सही तरीके से लोगे अलॉन्ग विथ नैक एंड विटामिन सी, तो बॉडी डिटॉक्स होता है. बट ज़रूरी नहीं है कि आपको फेयरनेस हो जाए उससे. बट कुछ लोग क्या करते हैं, ओवरडोज करते हैं टू गेट दैट फेयरनेस. बट आपको ये समझना चाहिए कि आप जितने दिनों तक आप वो लोगे, आपका कलर बदलेगा, और फिर जब आप स्टॉप कर दोगे तो धीरे धीरे आपका कलर वापस आ जाएगा. तो ये क्या लाइफ लॉन्ग टाइप की चीज़ है? लाइफ लॉन्ग टाइप की चीज़, बिल्कुल. तो उसमें फिर आपके, हमारे पास लॉन्ग टर्म स्टडीज़ तो है नहीं. तो अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरडोज करते हो तो आपके किडनीज और लिवर पे क्या असर होगा ये बोलना बहुत मुश्किल है. अब स्टडीज़ जो हैं वो ये ज़रूर बताते हैं, क्योंकि लिवर में दिया जाता है, इट्स नॉट अ न्यू ड्रग, ये बहुत सालों से दिया जा रहा है. तो वो लिमिटेड जो है डोजेज है वो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो आप विटामिन भी ले लो, बी कॉम्प्लेक्स या विटामिन ए ले लो, तो उसमें भी हाइपर विटामिनोसिस होके कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं. तो हर एक चीज़ जो है वो एक डोजेज उसका होता है. स्वीट स्पॉट. There's a sweet spot, and आपको उतने तक ही सीमित रहना चाहिए. आप वो लाइन पार कर रहे हो, वो लक्ष्मण रेखा, और फिर आप गोरे तो बन जा रहे हो, बट बॉडी में क्या हो रहा है ये तो नहीं पता है. और जब आप वो बंद करोगे आप धीरे धीरे वापस आ जाओगे. तो वो काजोल
बाजीगर में काजोल थी और फना में काजोल थी, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस टाइम तो मेरे ख्याल से ग्लूटाथियोन भी नहीं होता था, तो व्हाट डिड शी टेक कि वो ऐसी हो गई? नहीं, ग्लूटाथियोन तो अच्छा, है अच्छा, ये काफ़ी सालों अच्छा से। काफ़ी हाँ सालों हाँ, से, ठीक है। 2016 10 साल तो हो गए हैं, अच्छा। 10-12 साल हो गए। फना तो बहुत पहले आ गई थी लेकिन। बट हाँ, तो क्रायो चेम्बर्स होती हैं आज, देर Okay. आर ऑक्सीजन चेम्बर्स, क्रायो चेम्बर्स, देन देर आर केमिकल पील्स दैट वी डू, यू नो So these are all legit Dhamma suggested therapies or treatments, what you're saying? केमिकल पील्स एंड लेजर्स दैट वी डू हम इसलिए करते हैं कि किसी को अगर हाइपर पिगमेंटेशन हो जाए, अच्छा। कि काले दाग धब्बे हो गए हैं धूप में जाकर या किसी रिएक्शन के कारण हो गया है, तो फिर हम ये ट्रीटमेंट्स करते हैं। दे आर लेजिट, दे आर FDA अप्रूव्ड। Okay. ये नहीं कि हम आपका कलर बदल रहे हैं, है ना। तो ये इट इज़ अप टू द डर्मेटोलॉजिस्ट कि आप क्या करते हो। सो आर यू विलिंग, मैं नहीं करती। So I will tell the patient, I counsel my patients that we are all shades of brown, and ये जो positives जो मैंने आपको बताए हैं shades of browns के बारे में, इसे accept करिए। बट हाँ, अगर आपका स्किन पैची है, अनइवन है, कहीं काले पैचेस आ गए हैं, दाग धब्बे हो गए, तो उन्हें ज़रूर ठीक करिए, मतलब वो तो हमारा काम ही है, बिल्कुल। है ना। तो उसके लिए हम ज़रूर आपको विटामिन सी, ट्रानेक्सिमिक एसिड, जो भी स्किन लाइटनिंग क्रीम्स हैं और लेजर्स हैं, पील्स हैं, ये सब करते हैं टू गेट अ मोर इवन टोन। Whatever to the specific problem they have and the specific treatment suited to that patient. नाइस, ठीक है। डॉक्टर, लेट्स टॉक अबाउट सनस्क्रीन। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ये बताओ कि ये करता क्या है, एंड डू इंडियंस नीड दैट? क्योंकि आपने जो बताया कि वी आवर स्किन टाइप इज़ डिफरेंट देन फॉरनर्स लाइक वाइट्स कॉकेशियंस, तो डू वी नीड दैट एंड हाउ मच? या सो सनस्क्रीन जो है आपको सन रेज से बचाता है, वेरी ठीक है। सिंपल, राइट। यू हैव UVA, you have UVB, you have UVC, you have infrared rays, visible light, blue light and then infrared rays, ये पूरा स्पेक्ट्रम है। हाँ। अच्छा, ये सारे रेज से आपको बचना है। हम जो है सारी SPF रेज से? हाँ, Wow. तो हम SPF के पीछे भागते हैं, सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर की, SPF 50, SPF 100। SPF जो है वो आपको UVB से बचाता है, ओके। और हमें हमारा जो स्किन है जिसमें मेलानिन, न्यू मेलानिन ज़्यादा है, ये हमें वैसे ही UVB से बचा देता है। अच्छा। हमें प्रोटेक्शन चाहिए विजिबल लाइट से और UVA से, जिससे कि टैन हो जाता है, लाइंस, रिंकल्स, हाइपर पिगमेंटेशन एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है इंडियन स्किन में। हमें चोट लगती है तो काले निशान जल्दी पड़ जाते हैं, तो ये सारा, इसे पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन कहते हैं। तो इन चीज़ों से बचना है तो हमें UVA प्रोटेक्शन, ब्लू लाइट एंड विजिबल लाइट प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो पहले जो सनस्क्रीन्स आते थे उनमें इन सब इंग्रेडिएंट्स का कोई प्रोटेक्शन था ही नहीं, हम सिर्फ SPF के पीछे भागते थे, वो कुछ भी नहीं करता था। इंडियंस के लिए। हाँ, अब जो सनस्क्रीन्स आ रही हैं मार्केट में, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती हैं, तो इनमें आपको UVA, UVB प्रोटेक्शन, विजिबल लाइट प्रोटेक्शन, ये सब मिलता है। तो SPF 30 भी हो तो काम चल जाएगा। What ingredient then we should be looking for in a sunscreen then? आपको, you have to just see the label and see that it should have a PA, okay, which is protection from UVA. That's the meaning of PA. Triple plus या 4+ हो, Okay. PA +++ या 4+। 3+ या 4+ होना चाहिए होना PA। चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा लैपटॉप वगैरह यूज़ कर रहे हो, 4 आवर्स से भी ज़्यादा, तो आपको ब्लू लाइट से प्रोटेक्शन चाहिए, तो टिंटेड सनस्क्रीन हो, आयन ऑक्साइड हो उसमें, अच्छा। या एक इंग्रेडिएंट है मेलासिल, वो हो, तो उससे भी बच जाता है। थाइमेडॉल करके एक इंग्रेडिएंट है। तो ये इंग्रेडिएंट्स जो हैं आपको विजिबल लाइट, ब्लू लाइट से भी बचाती हैं। तो ऐसे आजकल सनस्क्रीन्स आ रहे हैं मार्केट में। तो आप सुबह एक बार लगा लीजिए और फिर 4-5 घंटे बाद फिर से एक बार लगा सकते हो तो लगा लीजिए, अगर आपका वर्क जो है वो इंडोर्स हो। पर अगर आप बाहर हो और पसीने से आपका सारा सनस्क्रीन निकल जाता है तो फिर फ़ायदेमंद, फिर फ़ायदा ही फिर नहीं। आपको वापस लगाना पड़ेगा। Okay. आउटडोर्स तो आपको एवरी 2 आवर्स लगाना पड़ेगा। अच्छा,
अब जो हम बात करते हैं कि मेलानिन आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, बट आजकल क्या हो रहा है कि इट्स नॉट जस्ट सनलाइट ना, देयर इज पोल्यूशन, देयर इज यू नो, अब दिल्ली की तो बात ही अलग है, बढ़िया बॉम्बे भी बात। वैसे ही बॉम्बे अभी भी हो गई काफ़ी है, न्यूज़ आ रही है। बिल्कुल हाँ। सो व्हेन यू हैव एरोजॉल्स, यू हैव पार्टिकुलेट मैटर, इन सब से भी स्किन को डैमेज, मतलब स्किन का डैमेज हो ही जाता है। तो कुछ हद तक आपको ये सनस्क्रीन एक बैरियर बना देता है, मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन, तो वो भी थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है। तो मैं अगर इंडोर रहता हूँ, वर्क फ्रॉम होम करता हूँ, स्टिल आई नीड अ सर्टेन काइंड ऑफ सनस्क्रीन। यू नीड अ सनस्क्रीन विच इज़ थोड़ा सा उसमें आयन ऑक्साइड हो या थाइमेडॉल हो या मेलासिल हो, एक बार आप लगा सकते हो। क्योंकि आपको इस तरह के लाइट्स जो हैं आपके बहुत ज़्यादा, अगर इस तरह के स्ट्रॉन्ग लाइट्स नहीं हो तो फिर ठीक है, फिर ज़रूरत नहीं। और 7-8 घंटे मैं फ़ोन पे रहता हूँ, आई स्टिल नीड सम काइंड ऑफ। यू नो, आपके फ़ोन में ब्लू लाइट फ़िल्टर होता है, तो आप वो लगा लेते हैं। अगर अच्छा, वही आप लगा लगाओगे, लूँ, सनस्क्रीन क्यों लगाना तो फिर? आप मॉइस्चराइज़र कर लो, लगा लो, और शायद सुबह एक बार सनस्क्रीन लगा लो बस। बट ब्लू लाइट इज़ अफेक्टिंग माई स्किन। Is going to affect your skin. It's not, maybe not going to cause uh, too much of maybe allergies and जो हो सकता है सन से लोगों को एक्जिमा, एलर्जी, पॉलीमॉर्फिक लाइट इरप्शन, बट हाइपरपिगमेंटेशन, ब्लॉची स्किन, अर्ली एजिंग, डिग्रेडेशन ऑफ कोलेजन, ये तो हो ही सकता है ओवर 4 hours. You talk about pigmentation a lot. क्या exactly, like what is happening to the skin which is causing pigmentation? I think Indians में सबसे ज़्यादा problem pigmentation की ही है, if I am not. I think number one sign of aging, more than lines and wrinkles, is pigmentation. Oh. एंड वैसे भी हमारे स्किन को, बिकॉज ऑफ आर क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड बिकॉज एज वी सेड वी आर इन अ ट्रॉपिकल क्लाइमेट क्लोजर टू द इक्वेटर, जल्दी काला हो जाता है, चोट भी लगती है तो काला हो जाता है, एंड धूप भी लगती है तो पैचेस आ जाते हैं फेस पे, काले पैचेस आ जाते हैं। सो जो हमारा मेलानिन प्रोडक्शन है, यू मेलानिन जो मैं बात कर रही थी, जो एक्चुअली इज Protective. प्रोटेक्टिंग अस from other things like cancer, is also at the same time causing these blotchy, like आप देखोगे चीक्स पे काले काले दाग हो गए हैं, कुछ लोगों को फोरहेड पे हो जाते हैं, अगर आप मेरे देख रहे होगे तो I have this. हल्का सा हाँ, डिस्कलरेशन है हाँ, आपको फोरहेड पे, हाँ, ठीक so है? that is So pigmentation. that is pigmentation. Anything which is dark color is pigmentation. Okay. तो हम लोग बाम्स बहुत लगाते हैं, टाइगर बाम, अमृतांजन, आई डोंट नो इफ आई एम अलाउड नेम्स, बट लॉट्स ऑफ बाम्स मैं खुद ही लगाती थी, मुझे बहुत माइग्रेन हुआ करता था, तो जब पता नहीं था तो रोज़ रात को मतलब लगा लिया क्योंकि सर दुख रहा है, तो उससे भी इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस नाम की एक चीज़ हो जाती है, एक एलर्जी हो जाती है, और फिर वो एक काला सा, एक फोरहेड पे कैसा काला निशान हो जाता है, द फोरहेड बिकम्स डार्कर, हेयर डाइज एंड हेयर कलर्स जिसमें पीपीडी हो, उससे भी आपको मतलब पिगमेंट हो जाता है। बहुत सारे लोगों को फ्रेग्रेंस से एलर्जी होती है, ये कॉमन चीज़ें हैं। कैम्फर, अगरबत्ती, रूम डिफ्यूज़र्स, बहुत सारे लोगों को, और आजकल बहुत सारे ऐसे ऑयल्स वगैरह हैं जिसमें फ्रेग्रेंस है, और उससे भी ये जल्दी से हम पिगमेंट, ये सारा ऐसे इस तरह से पिगमेंट, गले पे ऐसा एक वायलेट ब्लैक पिगमेंट बहुत कॉमन हो रहा है आजकल because of usage of all these fragrance based products. What's the treatment for that? या मतलब क्या घर पे रह के ठीक हो सकता है, या we have to come to you? नहीं, देखिए सबसे पहले तो कॉज क्या है वो आपको पता करना है, Okay. है ना? क्या आपको, ज़रूरी नहीं है कि सबको हेयर कलर से एलर्जी हो, है ना? क्या आपको हेयर कलर से, पीपीडी से एलर्जी है तो आपको वो अवॉइड करना है। क्या आपको, आप देख रहे हो कि मतलब अलग अलग पिगमेंटेशन जो है उनका डायग्नोसिस होता है, या तो आप बायोप्सी करो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाकर, या हमारा ऐसा तजुर्बा है इतने सालों का कि हमें पता, और वैसे भी हमारे करिकुलम में सिखाया जाता है कि ये चीज़ है, इसे रील्स मेलानोसिस कहते हैं, इसे लाइकन प्लानस पिगमेंटोसिस कहते हैं, इसे मेलाज्मा कहते हैं। तो हर एक का ट्रीटमेंट अलग होता है, कुछ जो है क्रीम से ठीक होती हैं, कुछ क्रीम्स और टैबलेट से ठीक होती हैं,
कुछ ऐसे रेजिस्टेंट पिगमेंट होते हैं जिसको लेज़र से ठीक करना पड़ता है, और कुछ होते हैं जिसका कोई इलाज ही नहीं, अच्छा। है ना, जैसे छाई हो जाते हैं। प्रेगनेंसी वाले जो छाई होते हैं लोगों को, ये वो कई बार चले जाता है बिकॉज इट इज़ एपिडर्मल, मतलब अपर लेयर ऑफ द स्किन। बट अगर वो जेनेटिक हो या हार्मोनल हो तो वो जाता ही नहीं है। आप कुछ भी कर लो, आप लेज़र कर लो, आप सबसे महंगा लेज़र कर लो, आप सबसे कुछ ग्लूटाथियोन इंजेक्शंस कर लो, आप क्रीम्स ले लो, आप महंगी से महंगी क्रीम्स लगा लो, आप अमेरिका चले जाओ, आप कहीं चले जाओ, इट इज़ नॉट गोइंग टू गो। तो फिर क्या करो, फिर तो एक्सेप्ट कर लो। कुछ की फैमिली हिस्ट्री भी होती है ऐसी कि genetic होता है। मतलब वो उनकी 30 35 40 तक ठीक रहेंगे, बट बाद में उनकी ब्लैकिश स्किन हो जाती है क्योंकि उनके पेरेंट्स मतलब ये वन ऑफ द पेरेंट थे। जेनेटिक होता है, तो जेनेटिक पिगमेंट को भी आप ज़्यादा कुछ कर नहीं पाओगे। आप लाइट ज़रूर कर सकते हो उसे, कुछ हद तक लाइट हो जाता है, बट इन सब में कुछ चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। जैसे जब आपको डायबिटीज़ जब तक नहीं हो ना, तब तक आप शुगर खा सकते हैं। एक बार डायबिटीज़ हो गए तो आप शुगर आपको बंद करना है। उसी तरह से जब तक आपको हाइपरपिगमेंटेशन नहीं हुआ हो, काले दाग, काले निशान कहीं पे भी बॉडी में, फेस पे, तो तब तक तो ठीक है। अब अगर हो गया तो आपको कुछ चीज़ें हैं जो आपको मतलब यू हैव टू अवॉइड देम, राइट? सनलाइट, स्मोकिंग, शुगर, ठीक है, स्क्रबिंग, स्टीम, सोना, स्विमिंग ड्यूरिंग द डे। स्टीम सोना भी जी, that heat also is in, that will also increase pigments. And finally hair colors, mustard oil जो हम बहुत यूज़ करते हैं, राई का तेल, फिर जो हमारे डिटर्जेंट्स में फ्रेग्रेंस होता है वो, एंड ऑल द फ्रेग्रेंस बेस्ड प्रोडक्ट्स, चाहे वो अगरबत्ती हो, चाहे वो परफ्यूम हो, या इतर हो, या वो हम क्या कहते हैं कैम्फर, धूप वगैरह जो भी है, इन सब से हमें दूर रहना चाहिए। तब जा कर के वो एक स्टैंडर्ड है, जैसे डायबिटीज़ में शुगर से दूर रहना, वैसे आप, एंड दैट्स व्हाई आई हैव लेबल्ड देम एज द 8 S's, इसलिए मैंने उसको मतलब, सो सनलाइट, स्टीम, सोना, स्क्रबिंग, स्विमिंग ड्यूरिंग द डे, स्मोकिंग, शुगर, स्ट्रेस एंड सेंट। हेयर डाई अलग हो गया। that's a kind of treatment for pigmentation. Yes, you have to avoid them, and then आपका जो If needed. है उसके डिपेंडिंग ऑन दैट फिर हम आपको विटामिन सी, कोजिक एसिड, लिकोरिश, इस तरह के क्रीम्स देते हैं, या फिर केमिकल पील्स करते हैं, या फिर लेज़र्स होती हैं, क्यू स्विच लेज़र, पिको लेज़र। So doctor, 80% of our audience is busy working mothers, right? तो क्या एक मिनिमलिस्टिक स्किन केयर रूटीन होना चाहिए, या कर सकते हैं वो कि दे कैन स्टे अवे फ्रॉम द काइंड ऑफ स्किन इश्यूज विच वी आर टॉकिंग अबाउट? आशीष, मैं तो मिनिमलिज्म ही पे उस पे ही बिलीव करती हूँ। मैं कभी भी जो ये 10 स्टेप स्किन केयर रूटीन जो है ना, मुझे नहीं लगता ये काम करता है, उल्टा ये स्किन को और कंफ्यूज कर देता है। ओके। क्योंकि आप इतने सारे इंग्रेडिएंट्स लगाते हो, आपके पोर्स क्लॉग हो जाते हैं, या फिर कौन सा इंग्रेडिएंट एक्चुअली अब पेनिट्रेट कर रहा है, आप इतने लेयर्स लगाओ। मुझे लगता है ये मतलब ज़्यादा मार्केटिंग गिमिक्स वगैरह हैं। अगर आप सुबह अपना चेहरा अच्छे से धो लो, फिर आप एक मॉइस्चराइज़र लगाओ और एक सनस्क्रीन लगा लो, That's enough? दैट्स इनफ। Anything specific they want to, रात they need को, to हाँ। they need to see in that cleanser, in that वो, या वो भी अब कुछ भी? नहीं, वो कुछ भी आप नहीं लगा सकते, क्योंकि आप हर एक का स्किन अलग होता है। हाँ जी। आपका अगर ऑयली है, मेरा नॉर्मल है, किसी का कॉम्बिनेशन, नहीं मेरा एक्चुअली बहुत ड्राई स्किन है, तो अगर ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, नॉर्मल स्किन, तो हर एक की इंग्रेडिएंट्स अलग होती हैं। अगर ऑयली स्किन है तो आप ऑयल बेस्ड फॉर्मुलेशंस नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि उससे और आपके पोर्स क्लॉग हो जाएंगे। वैसे ही अगर ड्राई स्किन है तो मैं हर एक चीज़ जिसमें झाग ज़्यादा आए, फोम बेस्ड, वो यूज़ नहीं कर सकती, फिर अच्छा। मेरा स्किन ज़्यादा ड्राई हो जाएगा, अच्छा। है ना। अगर मेरा मॉइस्चराइज़र है, वो अगर बिल्कुल थिक हैवी मॉइस्चराइज़र नहीं हो तो मेरे स्किन को मतलब कि वो तो पी जाएगा सारा,
तो आई हैव टू यूज़ समथिंग हैवी। अगर किसी का ऑयली स्किन है और वो ज़्यादा मॉइस्चराइजर लगा तो वो चिपचिपी हो जाएगी, वो चिपचिपा हो जाएगा, तो वो थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए। और लेबल्स आप पढ़ लीजिए कि कैसे आप आपको कैसे पता चलेगा कि आपका स्किन क्या है, क्या टाइप है जी, है ना। तो ड्राई वालों को तो वैसे ही समझ में आ जाता है कि बहुत स्किन ड्राई है, मतलब फ्लेकी है। सेंसिटिव मतलब कुछ भी लगा लिया तो लाल हो गया, बहुत खारिश हो रही है, थोड़ा धूप में निकल गए तो इचिंग हो रहा है, Reddish हो गई, दैट इज सेंसिटिव स्किन। जब आप सुबह उठते हो, चेहरा धो लेना, उसके 1 घंटे तक कुछ मत लगाना, फिर एक पतला सा टिश्यू लेकर के अपने फेस को वाइप करना और फिर उसे ऐसे देखना। अगर वो पैची दिखे ना, मतलब आपका स्किन कॉम्बिनेशन है, मतलब कहीं तेल लगा हुआ है, कहीं नहीं लगा। ओके, अगर वो सारा स्मज हो गया, मतलब आपका स्किन ऑयली है। अगर वो कुछ नहीं वैसा ही है तो आपका स्किन नॉर्मल है। बड़ा सिंपल टेस्ट हो गया ये तो। सिंपल टेस्ट है। ठीक है। फिर आप इंग्रेडिएंट लेबल्स पढ़ लेना कि दिस इज़ फॉर ड्राई स्किन, दिस इज़ फॉर ऑयली स्किन। मेरे तो पेशेंट्स इतने स्मार्ट हो गए हैं कि वो डॉक्टर मैं ये 2 तरीके के मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ, समर में ये हैवी वाला, सॉरी लाइट वाला, और विंटर में हैवी वाला। बड़ी अच्छी बात है। लंदन में हैवी वाला, बॉम्बे में लाइट वाला। तो क्लाइमेट, एरिया, हॉर्मोन्स, ओके, इन सब पे डिपेंड करता है। तो मेरा जो फर्स्ट किताब है ना, उसका नाम स्किन टॉक्स था, कि योर स्किन टॉक्स टू यू। स्किन टॉक्स, एंड तो ये आप सुनिए अपने स्किन को, इसे इग्नोर मत करिए। तो आपको ये बताएगा कि आज मुझे ज़रूरत है मॉइस्चराइज़र की, या बहुत ज़्यादा मेरा मतलब स्किन ड्राई हो रहा है, या नहीं यार आज बहुत चिपचिपा है, आज कुछ लाइट लगा देना। स्किन इज़ ऑल्सो योर विंडो टू योर इनर हेल्थ। मैं थोड़ा सा डिविएट कर रही हूँ नहीं, टॉपिक से, वी मस्ट, बिकॉज दैट्स बट इम्पोर्टेंट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको डायबिटीज़ हो रही हो तो हो सकता है कि सबसे पहले आपके जो वूंड्स है वो भर नहीं रहे हैं, ज़ख्म आपको चोट लगी है, वो ठीक नहीं हो रहा है, आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है, कैसे पता चलेगा? स्किन बहुत ड्राई हो रहा है, आपके हैंड्स हैं, आपके हाथ वाथ काले हो रहे हैं धीरे धीरे, स्किन का भी मतलब स्किन इंसुलिन रेजिस्टेंस में भी होता है, स्किन पे आता है काफ़ी, आता है, हेयर फॉल हो रहा है, ठीक है, ये हाइपोथायरॉयड हो गया। इंसुलिन रेजिस्टेंस पे ये काले से बैंड्स हो जाते हैं, ठीक है, गले पे हो जाता है, बॉडी फोल्ड्स पे, पीछे। लोगों को लगता है कि ये तो गंदा कुछ मैल है और घसते हैं पर निकलता नहीं, बट इट्स एक्चुअली इंसुलिन रेजिस्टेंस। इवन अंडर आइज पे आ जाती है, यहाँ पे आ जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस में। पीसीओडी हो तो पता ही नहीं चलता, हेयर फॉल हो रहा है, पिंपल्स हो रहे हैं। तो योर स्किन इज कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू टेल यू। मेरे पास एक लेडी नहीं, यंग गर्ल, 22 ईयर ओल्ड गर्ल, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स कर लिए, स्किन काला पड़ रहा है, बहुत सारे क्लिनिक्स में गए, क्रीम्स लगाए, पील्स किया, लेजर्स कर लिए, पता नहीं क्या क्या कर लिया, बट कुछ नहीं, ठीक ही नहीं हो रहा। फिर किसी ने मेरे पास भेजा, मैंने देखा और मैंने उसके हाथ देखे, ऐसे फूले फूले से थे। मैंने कहा ब्लड टेस्ट करा तुमने? मैंने कहा पैर दिखाओ। मैंने कहा पैर, तुम्हारा चेहरा से पुराना कोई फोटो है, तुम्हारा वेट बढ़ा? उसने कहा हाँ वेट बढ़ा। देन आई सॉ दैट शी इज स्वेलिंग अप। मैंने किडनी प्रोफाइल कराया, किडनी खराब, यंग गर्ल, सो बेसिकली यस, 22 ईयर ओल्ड गर्ल। सो बेसिकली इट गॉट मिस्ड। सो योर स्किन इज टेलिंग यू कि भाई देखो किडनी कहीं खराब हो रही है, डायग्नोज करो इसे। सो डोंट इग्नोर दीज थिंग्स। ठीक, हमारे इसमें स्किन कैंसर तो होता नहीं है, बट अगर इतना नहीं होता, बट इफ़ योर मोल इज सडनली रैपिडली इंक्रीजिंग इन साइज, दैट इज स्किन कैंसर। इफ सडनली यू आर गेटिंग लॉट्स ऑफ मोल्स, तो कुछ तो गड़बड़ है। सो दीज थिंग्स यू शुड नॉट इग्नोर। एनीवे, कमिंग बैक टू स्किन केयर, मॉर्निंग का तो मैंने आपको बता दिया जी। नाइट में, चूँकि हम बात कर रहे हैं लेडीज़ की, थोड़ा सा एक सीरम, अगर आपको हल्का सा पिगमेंटेशन है तो आप एक विटामिन सी या नाइसिनामाइड बेस्ड सीरम लगा लीजिए। अगर आप 35 प्लस हो तो आप रेटिनॉल लगाइए, भले ही हफ्ते में 2-3 बार लगाइए। रेटिनॉल बहुत पॉपुलर हो रहा है बहुत आजकल, इज इट popular हो रहा है। लाइक वेरी इफेक्टिव? यस, इट्स विटामिन ए। अच्छा, हाँ, ओके। अच्छा, जब हम पढ़ते थे तब भी हम रेटिनॉल देते थे, रेटिनॉइन जो बहुत पोटेंट है। आज की तारीख में भी हम देते हैं पिंपल्स के लिए। 16 साल 17 साल की उम्र के बच्चों को भी हम लगाने के लिए देते हैं।
इट्स वेरी वेरी पोटेंट, यू शुड नॉट यूज़ इट ऑन योर ओन। इसको लगाने का भी तरीका होता है, बट आप उसे हफ्ते में 2-3 बार लगाना तो आपके कोलेजन को वो डिग्रेड होने से बचाता है। ओके। हाँ, और पिगमेंटेशन को भी मतलब कम कर देता है, पिंपल्स को भी कम कर देता है, लेकिन अगर ज़्यादा लगाओगे तो ड्राइनेस बढ़ा देता है। तो इसलिए ऑलवेज लेस देन अ पी साइज, स्टार्ट विथ वंस अ वीक, डोंट अप्लाई इन दीज कॉर्नर्स। ये कॉर्नर्स में ना रह जाता है प्रोडक्ट, ओके। फिर वो जंप कर वहाँ पर फिर रिएक्शन हो जाती है। सो अवॉइड दीज कॉर्नर्स, ऑलवेज डॉट इट ऑन द फेस, और फिर उसके बाद जेंटल मसाज, और उसके ऊपर एक मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाना। तो इस तरह से आपको रेटिनॉल को धीरे धीरे अपने स्किन को अडेप्ट करने के But this लिए is लगाना that's specifically for 30-35 plus people, huh? I would say 30, yes, 30-35 plus. Before that आपको ज़रूरत नहीं है। हाँ And any specific concentration of उसका भी कुछ होता है? हाँ जी। तो जब आप शुरू करते हो तब आपको रेटिनाल्डिहाइड एंड रेटिनॉल ये यूज़ करना होता है। ये माइल्ड वर्जन्स होती हैं। फिर धीरे धीरे आप उसको रेटिनॉल में बदलते हो, फिर फाइनली आप रेटिनॉइन पे जाते हो। ओके। तो दैट्स अ जर्नी। जब आप रेटिनॉइन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है उसमें, और फिर मेडिकेटेड होती हैं एडिफेरिन, टाजोरोटीन, ट्राइफेरोटीन, इस तरह की बहुत सारे रेटिनॉल्स होते हैं जो मेडिकेटेड और हैवी, थोड़ी पोटेंट ज़्यादा होती हैं। वो आप अपने आप नहीं लगा सकते, बट अंडर अ डॉक्टर्स गाइडेंस बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं। अब मैं मॉर्निंग में सिर्फ एक मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन लगाती हूँ। ओके। रात को मैं हफ्ते में 3 दिन रेटिनॉल लगाती हूँ और एक मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ। पहले क्लेंस किया, फिर रेटिनॉल लगाया, फिर फिर मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइजर। दैट इज बट फुल बॉडी पे मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाती हूँ एटलीस्ट दिन में एक बार। मतलब ये मेरा रिचुअल होता है कि कार में बैठी, फुल बॉडी नहीं, हैंड्स एंड लेग्स, कार में बैठी तो पहले हाथ पैर में अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगा ली, क्योंकि जल्दी में होते हो तो फिर इमीडिएटली आफ्टर बाथ टाइम नहीं मिलता है। इफ़ यू कैन यू डू, अदरवाइज रात को सोने से पहले आप बॉडी, बिकॉज सी हम चेहरे पे लगाएंगे और हाथ पे आपका जो है, आपके हाथ ड्राई हो जाते हैं। एज के साथ साथ ऑयल सिक्रीशन भी कम हो जाता है, और वाटर, जो ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस कहते हैं हम इसे, ये ज़्यादा हो जाता है, तो हम वाटर भी लूज़ कर जाते हैं, तो स्किन हमारा बहुत ड्राई हो जाता है। तो इट्स नॉट जस्ट योर फेस ना, यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी स्किन ऑल्सो, वरना एक्जिमा, इचिंग, ये सब बहुत हो जाती हैं। स्किन एलर्जीज़ एज के साथ साथ ये बढ़ जाती हैं, क्रैक्स हो जाते हैं। लेडीज़ में तो वैसे ही वो मम्मीज़ को क्रैक्ड हील्स, मेरी माँ को हुआ करती थी पूरे समय, और पेन होता है कभी बहुत। तो फिर अगर आप उसे अच्छे से, इवन आप कोई अच्छा सा नारियल का तेल लगा लो और फिर उस पर सॉक्स पहन लो, तो वो उसे ब्लॉक करके लॉक कर देगा मॉइस्चराइज़र को। तो इस तरह की So is that all you do? आई स्वेयर बाय रेटिनॉल, बट देन नहीं, पूरा जो आपने स्किन केयर बताया कि यू पर्सनली भी, आप भी वही करती हैं? मैं यही करती हूँ। अनबिलीवेबल। मैं यही करती हूँ, बट आई एम वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट आई ईट, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है कि स्किन केयर जो है ये होलिस्टिक होता है। तो आप क्या खाते हो, सो हेल्दी खाओ, लॉट्स ऑफ लीव्स, लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स, brightly colored, naturally colored fruits and vegetables, lot of proteins, because hair and skin is all about collagen। क्या होता है, लोग collagen करते हैं, it's amino acids, it's all protein। Peptides is amino acids। So hair is keratin is protein, nails again protein। So a well balanced diet which has a lot of proteins, some good carbs, lots of seeds and nuts, all the vegetables and green leaves, Different colored vegetables. different colors, so that is very important। I don't have sugar, Really? I don't have sugar, jaggery। I will have an occasional date, but not like 4-5 ऐसे नहीं, एक या 2 डेट्स खा लिए। लोगों को लगता नहीं जैगरी है तो फिर बहुत हेल्दी है, और ये तो आपको भी पता है शुगर कि की ये तो सिस्टर है। शुगर है, तो वो तो मतलब इट इज़ शुगर, और वो आपको वही डैमेज करेगा जो केन शुगर भी करता है, वाइट शुगर भी। सो आई डोंट हैव शुगर। देन समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ योर स्लीप साइकिल, फॉलोइंग द सर्केडियन रिदम। लोग कहते हैं कि नहीं मैं तो 14 घंटा सोता हूँ, बट क्या फ़ायदा ना, यू हैव टू फॉलो योर सर्केडियन रिदम। मतलब कि
आपको जो आपका क्लॉक है उसके हिसाब से चलना चाहिए, और 10 से 11 बजे के बीच में दैट कहते हैं वो आइडियल टाइम होता है। चलो 12 मैं कहती हूँ खींच लोगे तो भी 12, ये नहीं कि आप 2 बजे 3 बजे 4 बजे सो रहे हो। अनलेस आपकी नाइट ड्यूटी है तो फिर आपका That's a different thing. रिदम ही चेंज हो जाएगा, फिर वो अलग चीज़ है। बट फिर वो रिदम जब चेंज होता है तो भी आपको हर रोज़ उसी टाइम पे सोना चाहिए। एक आध कभी पार्टी कर लिया हफ्ते में सैटरडे नाइट, दैट्स ऑल राइट। आई मीन अब क्या कर सकते, वी ऑल हैव टू एंजॉय लाइफ ऑल्सो, बट एक पैटर्न जो है वो फॉलो करना चाहिए। एक्सरसाइज हम भूल जाते हैं, एंड दैट इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर स्किन ऑल्सो एज मच एज इट इज़ फॉर द बॉडी। बट स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप आधा घंटा निकालो या 20 मिनट निकालो, एंड सम फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज 2 चीज़ें करती है। एक तो आपका सर्कुलेशन बढ़ाता है, तो आपके स्किन के न्यूट्रिएंट्स ऑटोमेटिकली आपको मिल रहे हैं। स्ट्रेस रिलीव करता है, आप जब एक्सरसाइज करते हो आपके एंडोर्फिन्स, आपके अच्छे हार्मोन्स रिलीज होती हैं, तो आपका स्ट्रेस कम हो जाता है। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ आपका स्ट्रेस बढ़ा, आपके कॉर्टिजोल लेवल आपका बढ़ गया, आपके कैटेकोलामाइंस आपके बढ़ गए, ऑटोमेटिकली आपका कोलेजन ब्रेक डाउन होता है, तो आपके लाइंस, रिंकल्स, अर्ली सैगिंग, लॉस ऑफ इलास्टिसिटी, इंक्रीज पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल्स, हेयर फॉल, पिंपल्स, एक्ने, सब उससे जुड़ा। एवरीथिंग, सोराइसिस, एक्जिमास, मतलब सब जो है वो स्ट्रेस का खेल है। अब एक बहुत फनी एक ये है कि डर्मेटोलॉजिस्ट को जब नहीं समझ में आता है ना, वो स्ट्रेस पे डाल देते हैं, बट नहीं, ये एक्चुअली साइंस है। आप फिर ऐसे ही किया करो, फिर किसी की प्रॉब्लम ना समझ में आए ना, बोल दिया करो कि हाउ मच डू यू स्लीप। ऑब्वियसली दे वुड बी स्लीपिंग लाइक एराटिक स्लीप, इसकी वजह से है। इसकी वजह से बट देन दैट्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि स्किन केयर जो है ये होलिस्टिक होता है। आप 10 क्रीम लगा लो नहीं होगा, आप 10 क्रीम लगा लो और यहाँ पे आप 1 पैकेट सिगरेट रोज ले रहे हो, या आप भर भर के चॉकलेट्स और आइसक्रीम, टब्स ऑफ आइसक्रीम खा रहे हो, नहीं फ़ायदा करेगा आपका स्किन। मतलब है कुछ लोग जो मतलब कहेंगे कि चलो आप डिटॉक्स ट्रीटमेंट करते जाओ, बट एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड कि हर बार आप कुछ ट्रीटमेंट्स कर रहे हो, और कितना ट्रीटमेंट करोगे, लाइफ लॉन्ग करो। तो मैं कहीं पढ़ रहा था कि वो 10 स्टेप रिचुअल है ना, 10 स्टेप कुछ है जी, कोरियन रिचुअल, तो कि 1 घंटा उसमें लगाने के बजाय 1 घंटा ज़्यादा सो लोगे, दैट इज़ गोइंग टू बी मोर बेनिफिशियल। आई कम्प्लीटली अग्री ऑन दैट कि वही काम करो आप, 1 घंटा ज़्यादा सो लो, आप 1 घंटा आप अपने लिए निकाल लो, आप कोई हॉबी डेवलप de-stressing करो, activity. आप de-stress करो, आप पेंटिंग करो, डांस करो, कुछ करो, गाना गाओ, कुछ भी कर लो, जर्नलिंग कर लो, मेडिटेट कर लो, वॉक कर लो, नहीं शॉर्टकट चाहिए। सो डॉक्टर, यू सजेस्टेड अ रिचुअल फॉर women. मेन का क्या करें? मतलब मोस्ट मेन दे कांट डिफरेंशिएट बिटवीन बॉडी वॉश एंड फेस वॉश, तो उनको क्या करना चाहिए? मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मैं आई एम 45 एंड अनटिल लाइक 2-3 years बैक मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। अब वीडियोस बनते हैं, अब मैं पॉडकास्ट भी करता हूँ, तो अब मैं थोड़ा कॉन्शियस हो गया हूँ। डिसिप्लिन अभी भी नहीं हूँ, कॉन्शियस हो गया हूँ। सो समबडी लाइक मी, मे बी 40+ year अ मैन वर्किंग बिजी, वो मिनिमम से मिनिमम क्या करे? वो सेम चीज़ करनी है या देयर इज समथिंग डिफरेंट? I think there are creams which have both moisturizer and sunscreen in them. अच्छा, तो एक मॉइस्चराइजर विद SPF, ओके। वो अच्छा, आप 2 की जगह 1 लगा एक लिए। लगा ली। ओके, और मैं वही करती हूँ अच्छा। फॉर ऑल माई मेल पेशेंट्स हु कम। हालांकि आजकल टाइम्स आर चेंजिंग, इट्स अ वेरी गुड थिंग, अ पॉजिटिव चेंज आई सी इन मेन, कि वो आते हैं, नहीं डॉक्टर आप सीरम दे दीजिए, या फिर मैं तो वही सब लगाता हूँ जो मेरी गर्लफ्रेंड दे रही है, या मेरी वाइफ मुझे देती है, तो मैं उसके सारे प्रोडक्ट्स लगा लेता हूँ, मैं 3 steps 4 steps कर लेता हूँ। तो हैं ऐसे भी लोग, बट यू आर राइट कि कॉमनली जो है आज भी 70% मेन कुछ नहीं कर पाते। या तो इच्छा, मतलब या तो ऐसा है कि इट्स अ मैनली थिंग, या तो इच्छा है बट टाइम नहीं है, या वो ड्राइव नहीं है। कौन तो करे यार रोज कौन रोज? करे, हाँ। तो मेरे हिसाब से ऐसा एक प्रोडक्ट चूज कर खरीद लीजिए जिसमें दोनों हो, 2 in 1, मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन दोनों। तो एक ही प्रोडक्ट आपने दिन में लगा ली। आर यू अलाउड टू नेम एनी ब्रांड? इस्डिन है, जिसमें अगर आपका आउटडोर एक्टिविटी ज़्यादा है तो इस्डिन और यूसरिन है,
उसमें आपको SPF भी है और ब्लू लाइट प्रोटेक्शन भी है, इस तरह के इंग्रेडिएंट्स सब, और सनस्क्रीन भी है। और आपको अगर मॉइस्चराइज़र, आप इंडोर्स हो और आपको ज़्यादा सनस्क्रीन की नहीं चाहिए, तो फिर सेरावे है जिसमें मॉइस्चराइज़र भी है और सनस्क्रीन भी है। अच्छा। तो इस तरह के हैं इंग्रेडिएंट्स जो आप थोड़ा होमवर्क करके। डॉक्टर रेड्डीज़ के प्रोडक्ट्स हैं, काफ़ी सारे ऐसे हैं, हीलियो केयर है, काफ़ी सारे ऐसे सेस्डर्मा के प्रोडक्ट्स हैं प्रोडक्ट्स। तो आप अगर फार्मेसी में चले जाओ, अच्छे किसी भी फार्मासिस्ट के वहाँ, और उनको थोड़ा सा ये कि मुझे एक कॉम्बिनेशन दे दो। आपको सिर्फ ये देखना है कि अगर आप ज़्यादा धूप में हो तो आप सनस्क्रीन जिसमें मॉइस्चराइजिंग फैक्टर्स हो वो लो, और अगर आप इंडोर्स हो तो मॉइस्चराइजर जिसमें थोड़ा सा सनस्क्रीन वो ले। डॉक्टर, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग है घरेलू नुस्खे। बेसन, मुल्तानी मिट्टी का भी वो कुछ लगाते थे, है ना, और पिंपल्स में टूथपेस्ट भी लगाते देखा है मैंने। तो क्या है ये, मतलब दिस इज लाइक स्टुपिडिटी या देयर इज सम मेरिट इन एनी ऑफ दीज थिंग्स? नहीं, मेरिट कुछ चीज़ों में तो मेरिट है। जैसे आपने कहा बेसन, बेसन से आप साफ कर सकते हो। अगर आपका स्किन ऑयली नहीं है तो आप बेसन लगा सकते हो। अगर आपका स्किन ड्राई है आप मलाई लगा सकते हो, आप दही लगा सकते हो। उसमें लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड मॉइस्चराइजिंग भी है और उसमें थोड़ी सी स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ भी हैं। लेकिन अगर आपका स्किन ऑयली है और आप मलाई या दही लगा लो तो पोर्स क्लॉग होकर आपको पिंपल्स और हो जाएंगे। तो वो है। अब जैसे मैं बचपन में मम्मी रोज़ मलाई लगाती थी रात को, बहुत गंदा लगता था, बट स्किन जो है बहुत सॉफ्ट हो जाता है धीरे धीरे। तो इसमें है, अगर आप टमाटर लगा रहे हो या नींबू लगा रहे हो, दैट इज सिट्रिक एसिड। वो जो है आपका जो स्किन का एक pH कहते हैं और pKa वैल्यू कहते हैं, उसको चेंज कर देता है और स्किन को धीरे धीरे सेंसिटिव बना देता है। तो जब आप लगाते हो देयर इज़ अ लिटिल ब्लीचिंग इफेक्ट, बट इवेंचुअली स्किन को सेंसिटिव कर देता है। तो वो उस तरह की चीज़ें आप मुल्तानी मिट्टी ऑयलीनेस को कम करता है, बट आप बहुत ज़्यादा करोगे तो स्किन ड्राई हो जाएगा। तो आप अगर हफ्ते में एक बार या 2 हफ्ते में एक बार मुल्तानी मिट्टी लगाओ, स्पेशली ओनली फॉर ऑयली स्किन। अगर आपका स्किन ड्राई है तो आप मुल्तानी मिट्टी नहीं लगा सकते, तो और ड्राई करके खराब कर देगा, बैरियर को खराब कर देगा। लेकिन ऑयली स्किन है तो आप लगा सकते हो। ठीक है। टूथपेस्ट इज़ अ कंप्लीट नो। टूथपेस्ट से मैंने बहुत सारे लोगों को बाद में ये आया भी कहाँ से टूथपेस्ट एक्ने पे लगाने का? तो पहले के टूथपेस्ट में ट्राइक्लोसान नाम का एक इंग्रेडिएंट होता था जो कि जर्म्स को मार देता है। अच्छा। तो ये जहाँ से भी शुरू हुआ बट अब तो नहीं होता है टूथपेस्ट में वो, बट फिर भी थोड़ी इंग्रेडिएंट्स है जिससे स्किन ड्राई हो जाती है, तो सेंसिटिव हो जाता है वो एरिया, फिर वहाँ काले काले दाग हो जाते हैं एंड स्किन बिकम्स मोर इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो जाता है। तो टूथपेस्ट इज़ अ नो। लाइम, लेमन, रॉ टोमेटोज़, ये सब नहीं है। टी बैग्स आप यूज़ कर सकते हो थकान दूर करने के लिए, टेम्पररी आपके पफी आइज़ को कम करने के लिए, टेम्पररी आपको डार्क सर्कल्स हल्का सा एक कम करना है तो टी बैग्स आप यूज़ कर सकते हो। पोमेग्रेनेट, अनार जो है, अगर आप जूस बना रहे हो, वैसे तो खाओ, मैं तो हमेशा कहती हूँ फ्रूट्स आप खाओ, बट अगर आपने बना लिया थोड़ा सा जो है उसका जो मैश्ड पपाया एंड पोमेग्रेनेट के सीड्स लगाओगे, मतलब वो जो बच जाता है वो आपके लिए एक अच्छा स्क्रब बन जाता है। ओट्स जो हैं उसका भी आप स्क्रब बना सकते हो। चावल का आप स्क्रब यूज़ कर सकते हो। वो भी अच्छा स्क्रब होता है। मतलब थोड़ा सा चावल ले लिया, उसे आपने मिक्सर में या ऐसे पाउंड करके उसे आप अच्छा सा, मतलब पानी के साथ, अगर आपका ऑयली स्किन है, दूध के साथ या मलाई के साथ या इवन तेल के साथ अगर आपका ड्राई स्किन है, तो एक अच्छा सा स्क्रब बन जाता है। तो कुछ चीज़ें हैं जो अच्छे। हल्दी, आजकल तो मतलब एवरीबडी इज़ रनिंग, द वेस्ट इज़ रनिंग बिहाइंड मोरिंगा एंड कर्क्यूमिन। क्या है कर्क्यूमिन? हल्दी। हाँ, हल्दी का। मोरिंगा क्या है? ड्रमस्टिक, जो हमारे साउथ इंडियन, हम हर सांबार में तो है ना। तो अब ये बहुत ज़्यादा मतलब पॉपुलर हो रहे हैं और अब हम इंडियंस उनको फॉलो कर रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ तो ये सदियों से रहा है। तो हल्दी एक बहुत अच्छा
एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है, वुंड हीलिंग एजेंट है, इसमें स्किन हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, इसमें स्किन ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज़ भी हैं, तो ये आप यूज़ कर सकते हो। तो कुछ हैं अच्छे नुस्खे। टूथपेस्ट इज़ कम्प्लीटली नो बिल्कुल no, फॉर एक्ने। बिल्कुल no। तो डॉक्टर, जो पीसीओडी एक्ने है, क्या डू यू हैव एनीथिंग फॉर देम, या सिर्फ पीसीओडी ठीक करो तो वो ठीक होगा, या दे कैन कम टू यू एंड यू हैव समथिंग फॉर देम एज वेल? नो, सो वी ट्रीट पीपल होलिस्टिकली, राइट। अगर आपको पीसीओडी है तो एक वो ग्रुप प्रैक्टिस हो जाता है कि ठीक है, गायनेकोलॉजिस्ट अपना काम करता है, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट अपना काम करता है, न्यूट्रिशनिस्ट अपना काम करता है, और हम अपने काम अपना करते हैं। तो यू कांट से कि पीसीओडी है तो अपने आप ठीक हो जाएगा, नहीं। आपको मतलब जो हो गए हैं उनको तो ठीक करना है। न्यू पिंपल्स रोकने से मतलब वो आपका गायनेकोलॉजिस्ट करेगा, बट हम लोग आपको एंटी एक्ने टैबलेट्स, एंटी एक्ने क्रीम्स, स्किन केयर, बहुत स्पेसिफिक स्किन केयर होता है, सैलिसिलिक एसिड बेस्ड फेस वॉश, सैलिसिलिक एसिड या बेंजोइल पेरोक्साइड बेस्ड क्रीम्स एंड सीरम्स, रेटिनॉल बेस्ड क्रीम्स एंड सीरम्स, इस तरह की चीज़ें। डॉक्टर, लेट्स मूव टू द ट्रीटमेंट्स पार्ट, जी है ना, एंड आई थिंक दैट्स योर फोर्टे एज वेल। जी। तो पील्स, फिलर्स, बोटॉक्स, फेस लिफ्ट, इतनी सारी चीज़ें हैं, राइट? सो थोड़ा सा बताओ, एनीबडी वुड बी लिसनिंग, क्या क्या काम है इनके, और ये कितने इफ़ेक्टिव हैं, और किसको लेने चाहिए? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि लोगों को लगता है कि हर एक चीज़ बोटॉक्स होता है। लोगों को समझ में ये नहीं आता है कि फिलर और बोटॉक्स दो बहुत अलग चीज़ें हैं, ठीक है। फिलर जो है, इट इज़ अ हाइलुरोनिक एसिड नाम का एक इंग्रेडिएंट है जो हमारे बॉडी में भी होता है। अच्छा। हाइलुरोनिक एसिड सीरम्स भी मिलते हैं, हमारे स्किन में होता है, हमारे बोन्स में। तो ये जो है इट्स अ सब्सटेंस, इट्स अ हाइलुरोनिक एसिड का प्रोडक्ट होता है, जेल बेस्ड होता है, और इसे हम इंजेक्ट करते हैं। कहाँ इंजेक्ट करते हैं? जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता रहता है, फेस जो है आप देखोगे अंडर आई में हॉलोज हो जाती हैं, ठीक है। मेरे हो गए हैं। आपके हो गए? क्यों हो गए? क्योंकि आपका स्किन डैमेज हो गया। लोगों को ये लगता है, डॉक्टर आप कोई क्रीम दे दीजिए, हमारे अंडर आइज पूरे मतलब हॉलोज हो गए हैं, धस गया है। नहीं, फेस जो है ये एक स्ट्रक्चर है, एक बिल्डिंग है। उसका जो बेस है वो बोन है, स्कल जी। उसके ऊपर एक फैट लेयर होता है, उसके ऊपर एक मसल लेयर होता है। मसल मूवमेंट से तो मसल्स मूव होती हैं, तो ही तो हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं। उसके ऊपर फिर एक और फैट लेयर होता है, और उसके ऊपर एक फिर स्किन होती है, ठीक है। स्किन में कोलेजन और इलास्टिन फाइबर्स होते हैं जो कि स्किन को मतलब वो टोन जो है वो फर्मनेस देते हैं। बट जैसे जैसे एज बढ़ता है ना, एक तो एज और दूसरा लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, स्मोकिंग, अल्कोहल, लैक ऑफ स्लीप, एनवायरनमेंट, ये भी एज का ही काम करता है, ठीक है। एजिंग का जो नॉर्मल प्रोसेस ऑफ एजिंग एंड ये एक्सटर्नल फैक्टर्स, ये एजिंग को एक्सेलरेट कर देते हैं। यस। तो आपका बोन जो है ना, वो भी मतलब डिग्रेड होने लगता है, बोन रिजॉर्प्शन होने लगती है। आप अगर आज डॉक्टर गूगल पे जाके ये टाइप कर दोगे स्कल ऑफ ए यंग एंड स्कल ऑफ एन ओल्ड पर्सन, तो आप देखोगे कि स्कल जो है एक यंग पर्सन का जो जस्ट आई सॉकेट देखोगे छोटा रहेगा, एंड 40 प्लस हो गया तो आई सॉकेट बड़ा हो गया, क्योंकि बोन भी चिप होने लगता है, तो वो जो वॉल है, दीवार गिरने लगती है। फिर जो उसके ऊपर का जो फैट है वो गायब होने लगता है, मसल पतला हो जाता है। फिर बोन से लेकर के स्किन तक ऐसे फाइबर्स होती है जिन्हें हम कहते हैं लिगामेंट्स, वो भी लूज होने लगती है। फिर ऊपर का जो फैट है और स्किन भी कोलेजन के कारण स्किन का जो सपोर्ट है वो भी जाता है, तो जो ऊपर का जो बेचारा फैट और ऊपर का जो स्किन है वो जो है नीचे सैग होना शुरू करता है, क्योंकि बिल्डिंग जो है वो गिर गई है। अब जो समझो टेबल है, टेबल छोटा हो गया है। काफ़ी डिसहार्टनिंग बात बता रहे हो आप एजिंग के बारे में, तो सच्चाई है। तो अगर ये जो टेबल क्लॉथ बड़ा है और टेबल छोटी होती जा रही है, तो ऑब्वियसली वो टेबल क्लॉथ गिर जाएगा। तो हमें अब क्रीम से ये काम नहीं होने वाला, बिकॉज क्रीम जो है वो सिर्फ स्किन के एक लेवल तक ही पेनिट्रेट कर पाता है। तो वी हैव टू मेक द बिल्डिंग अगेन।
ओके, मेक तो द बिल्डिंग। इसलिए हम लोग फिलर्स यूज़ करते हैं। आज की तारीख में हम बहुत सारे बायोस्टिमुलेटर्स यूज़ करते हैं। स्कल्प्ट्रा कहते हैं, पॉलीएल लैक्टिक एसिड। इट्स ऑल्सो एन इंजेक्शन जो हम देते हैं ताकि आपका कोलेजन बने और आपका ये जो बिल्डिंग है ये बने। तो हम फिलर्स को स्ट्रेटेजिक प्लेसेस में देते हैं, जैसे कि अंडर आइज में, बट बहुत कम मात्रा में देना चाहिए। ज़्यादा दे दोगे तो ऐसे फूल के वो एप्पल आइज और छोटी छोटी आंखें हो जाएंगी। तो क्वांटिटी हैज़ टू बी लेस एंड इट हैज़ टू बी अ बहुत लाइट वेट फिलर। तो आप किससे इंजेक्ट करवा रहे हो? somebody, not just somebody who's a dermatologist or a plastic surgeon, somebody who has knowledge about it, somebody who's experienced. सुपर स्पेशलिटी होनी चाहिए सुपर इससे। स्पेशलिटी होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। सो फिलर्स knowledge एक्चुअली कहाँ होना होते हैं? वो लाइक तो यहाँ? हमने, जैसे मैंने कहा, हम हॉल में अंडर आइज पे देते हैं। लिप्स पतली हो जाती है क्योंकि यहाँ का बोन चला जाता है। ओके। तो अपर लिप एज के साथ पतली हो जाती है। लोअर लिप भी धीरे धीरे धंसने लगता है। टीथ जो है आपके ये भी गिरने लगते हैं, यहाँ का सपोर्ट जाता है, तो लिप्स पे देते हैं। चिन, ये पूरा आपका जॉ लाइन और चिन जो है वो छोटा हो जाता है। आप फोटोग्राफ्स देखोगे साइड प्रोफाइल, इफ़ यू हैव योर ग्रैंडफादर्स फोटोग्राफ यू विल सी कि चिन भी छोटा हो रहा है। तो हम चिन में फिलर, यहाँ जॉ लाइन में फिलर, ठीक है, एज के साथ भी देते हैं। और यंग जो होते हैं उनको भी अगर एक ब्रैड पिट का जॉ लाइन चाहिए और चिन चाहिए तो भी देते हैं। तो इन चीज़ों में हम स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं फिलर से, हाइलुरोनिक एसिड से, बायोस्टिमुलेटर, पॉलीएल लैक्टिक दैट इज स्कल्प्ट्रा से, एक और है रेडियस। ये 3 चीज़ें हैं। तो इनसे हम स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। और इसका बस यही है कि जब हम बायोस्टिमुलेटर्स की बात करें, स्कल्प्ट्रा एंड रेडियस, तो ये जो है ये हाइलुरोनिक एसिड नहीं है, ये आपके नेचुरल बॉडी को स्टिमुलेट करेगा, सेल्स को, फाइब्रोब्लास्ट को नॉर्मल सेल्स बनाने के लिए। वेरएज हाइलुरोनिक एसिड आप एक्सटर्नल जेल डाल Okay. वो ज़्यादा नहीं डालना चाहिए। अच्छा। जहाँ वो ज़्यादा डालोगे, हाइलुरोनिक एसिड पानी अब्जॉर्ब करेगा और फूल जाएगा गुब्बारे की तरह, तो चेहरा भी फूल जाएगा गुब्बारे की तरह। और वही आप देखते हो। वो जेफ बेजोस की वो वाइफ हैं, वो शायद उनका ऐसा ही हो रखा है, वो चेहरा ऐसा बड़ा सा लगता है उनका। और फिर लोगों को लगता है अरे ये तो देखो कितना बोटॉक्स कर लिया, ज़्यादा पैसा जबकि है, वो बोटॉक्स ज़्यादा पैसे है, पर वो बोटॉक्स नहीं है, वो ज़्यादा फिलर है। ज़्यादा फिलर है। और जब वो फिलर, और वो फिलर एक साल में जाता नहीं, वो बहुत रहता है कुछ सालों तक। और धीरे धीरे जब आप बड़ा मतलब करते रहते हो तो आपको इंटरवल बढ़ाना चाहिए। आपको 1.5 साल, आपको हर 6 महीने नहीं करना चाहिए। और पहले लोग करते थे इस तरह से, और इसलिए जब आपने इतना ज़्यादा भर दिया और जब आपका वो इफ़ेक्ट कम होने लगा, तो वो गुब्बारा जो है वो अजीब सा हो जाता है। पहले तो गुब्बारा हो जाता है और फिर वो अजीब सा हो जाता है। तो ये it's an फिलर, art. या इट्स एन आर्ट, It's an आई कैन सेंस दैट। And also the person who's doing it also should be an artist, क्योंकि आप हर एक फेस को मतलब एवरी फेस इज़ यूनिक जी। आप एक जैसे फेस को नहीं बना सकते। आप आज की तारीख में ब्यूटी पैजेंट में जाओ, बहुत सारे मतलब आपको लगेगा सब एक जैसे ही दिख रहे हैं, एंड दैट्स नॉट व्हाट इट शुड बी, है ना। It should be unique. आपके यूनिक फीचर्स को एनहांस करिए, उसे रखिए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो दैट इज़ फिलर्स। बोटॉक्स जो है वो मेडिसिन है। तो फिलर्स का ही पहले अगर वो करें तो कोई लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स? अगर आप कम करते हो क्वांटिटी और ढंग से करते हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लॉन्ग टर्म एज लाइक कुछ नेक्स्ट नहीं, 20 क्योंकि 30 इयर्स हाइलुरोनिक टाइप। एसिड है, वो धीरे धीरे आपके बॉडी में इंटीग्रेट होके निकल जाएगा। अच्छा। ये नॉर्मल है। बट अगर आप बहुत ज़्यादा करते हो तो वो कहीं ना कहीं जाके बैठ जाएगा और फिर पानी अब्जॉर्ब करता रहेगा, तो फेस को डिस्टॉर्ट कर ही देगा। और बहुत ज़्यादा लिया तो बहुत टाइम लेगा निकलने में। ओके। इंटरनली आपकी बॉडी को कुछ नहीं करेगा, बट आपका फेस हो सकता है अजीब सा हो जाए। तो जब अजीब सा हो जाएगा फिर आप कुछ और कराओगे उस अजीब से को ठीक कराने में, सो इट बिकम्स अ नेवर एंडिंग साइकिल समटाइम्स फॉर सच पीपल। बट ओनली थिंग इज हाइलुरोनिक एसिड जो है उसे आप डिजोल्व कर सकते हो हाइलुरोनिडेज से। तो आजकल मैं ये कर रही हूँ, फेस पहले पेशेंट देखती हूँ, उन्हें उनका MRI कराती हूँ, फिर MRI से पता चलता है कि कहाँ कहाँ फिलर है, फिर उसे पूरा डिफ्लेट करती हूँ, डिज़ोल्व करती हूँ। फिर उसमें रीजेनरेटिव मेडिसिन का आज दौर है, हम फिलर से भाग रहे हैं और हम रीजेनरेटिव चीज़ें कर What's रहे हैं। that? जो मैंने स्कल्प्ट्रा की बात कही, अच्छा। रेडियस, जहाँ आप ऐसी चीज़ें इंजेक्ट कर रहे हो जिससे, या फिर
खुद का PRF Hmm. खुद से ही ब्लड से लेकर के आप इंजेक्ट कर रहे हो, तो इस तरह की चीज़ें ताकि नेचुरल कोलेजन आपका बने। तो वो मेरे ख्याल से फिलर जो है अब धीरे धीरे फेस के लिए निकल रहा है, और लिप के लिए अभी रिप्लेसमेंट नहीं है। इफ़ यू वांट टू डू अ फैट ग्राफ्ट दैट्स डिफरेंट, बट अगर आप अच्छे से करो तो ये आर्ट है लिप फिलर। चिन एंड जॉ लाइन के लिए भी बहुत अच्छे से अगर आप करो तो अच्छा रहता है। और चिन फिलर जो है 5-6 ईयर्स रह जाता है, सो यू शुड नॉट कीप डूइंग इट, नहीं तो वो अजीब सा हो जाता है। तो अगर आप आर्टिस्टिकली करो तो बहुत अच्छा लगता है। जॉ लाइन भी आप क्रिएट कर सकते हो। तो इसमें वही चीज़ है कि लेस इज So that takes care of the wrinkles as well? रिंकल्स आर डिफरेंट। रिंकल्स होती हैं जैसे फोरहेड लाइंस, जैसे ये हैं, इसको okay. हाँ, ये है, फिर ये फ्राउन लाइंस, ये सारे, फिर ये वाली लाइंस क्रोस फीट लाइन, ठीक है, यहाँ ये वाले, Okay. तो ऑल दीज। तो ये जो है मसल मूवमेंट के साथ कारण होता है। इनको निकालने के लिए ऐसा परमानेंट तो कुछ नहीं है, बट बोटॉक्स जो है बेसिकली इट्स अ ट्रेड नेम, इट्स बॉटुलिनम टॉक्सिन। ये इंजेक्ट कर दिया जाता है मसल में, तो वो मसल मूवमेंट कम हो जाती है। It's a relaxant, ऐसा कुछ मैं कहीं पढ़ रहा था. इट्स अ रिलैक्सेंट। Okay. सो यू आर बेसिकली, वो मसल मूवमेंट क्यों कम हो जाती है? बिकॉज मसल्स को रिलैक्स कर देते हैं, तो वो लाइंस जो है 4 महीने के लिए गायब हो जाती हैं। Okay. सो इट इज़ अ टेम्पररी मसल रिलैक्सेंट। तो लाइंस रिंकल्स आपके हमेशा के लिए गायब नहीं होते। हर 4 महीने आपको बोटॉक्स लेना पड़ता है फॉर दीज लाइंस, फॉर दीज लाइंस, फॉर दीज लाइंस, ये वाले। फिर ये आपको बहुत दिखेंगे मेरे चेहरे पे, तो पता चल रहा है मैंने बोटॉक्स नहीं किया हुआ है। तो ये वाले, अच्छा यहाँ TMJ पेन होता है लोगों को, है ना, तो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट पेन, माइग्रेन्स होती हैं, इसके लिए भी बोटॉक्स दिया जाता है। Real medical condition. मेडिकल कंडीशंस, ट्रेपीजियस मसल, पूरे दिन आप लैपटॉप पे, आपका पोजीशन ऐसा है, तो यहाँ पर बहुत सारा पेन होता है, तो इस पे देते हैं। इसका एडवांटेज क्या है कि जब आप ये इस पे देते हो ट्रेपीजियस मसल पे, तो आपका जो स्वॉन नेक कहते हैं उसे, तो नेक फीमेल्स को बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज नेक सडनली लुक्स लॉन्गर एंड इट लुक्स रियली नाइस एंड शेपी। ये भी जब आप देते हो यहाँ पे, तो ये नैरो हो जाता है, तो फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा, मतलब इट गिव्स यू अ नाइस ओवल लुक। मेल्स के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि आपका जो स्क्वायर लुक है वो चला जाता है अगर आप TMJ पेन के लिए बोटॉक्स करो तो इस तरह से मेडिकल कंडीशंस भी ट्रीट होती है। बोटॉक्स तो 10 साल के बच्चे को भी दिया जाता है फॉर सेरेब्रल पैल्सी। ऐसे ही बदनाम कर रखा है लोगों ने बोटॉक्स को। तो ये So- दो डिफरेंसेस हैं। Exactly. So बोटॉक्स का यही काम है जो अभी आपने बताया, you using for other things as well, or just I use it for relaxing the muscle part? Relaxing, but I use it for migraines. अच्छा. I use it for trapezius. I use it. I had recently, there was a patient जिनको plantar fasciitis था, मतलब पैर के, मतलब पूरे समय पेन हो रहा है, तो उसमें मतलब हम बोटॉक्स देते हैं। पसीने, बहुत ज़्यादा पसीना अगर आए, हाइपरहाइड्रोसिस कहते हैं, अंडर आर्म्स, पाम, सोल्स, उसमें हम बोटॉक्स देते हैं। तो ये सब भी करती हूँ मैं। And you said that it's to be taken every 4-5 months, like every. It's also safe It is very safe. It's in a long medicine. term. Like हर 4 महीने में लेना है, और अगर 20 साल लेना हो, पॉकेट still. में छेद है, बट बाकी तो कुछ प्रॉब्लम हाँ ठीक है, बट पॉकेट वाले बहुत हैं. हाँ, पॉकेट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी, द साइड इफेक्ट विल हैपन इफ द पर्सन इज इंजेक्टिंग इट इन लार्ज डोजेस एंड इट्स पेनिट्रेटिंग इनटू द रॉन्ग मसल। देखिए, फेस इतना कॉम्प्लेक्स है, इतने सारे मसल्स हैं और वो जुड़े हुए होते हैं, तो आपने इस यहाँ इस पॉइंट की जगह अगर इस पॉइंट पे कर दिया ना, तो फिर गड़बड़ हो गया, बिकॉज यू डोंट वांट टू हिट द रॉन्ग मसल। And that's where your art comes into That's picture. where the art comes into picture. So those are the side effects. So the beauty about Botox is कि अगर side effect हो भी गया ना, तो 4 महीने में उसका असर चला जाता है, वो तो ठीक ही हो जाएगा। अच्छा, तो परमानेंट डैमेज तो होता तो ही फिलर और बोटॉक्स का ये बड़ा सही है कि वो डिसॉल्व हो जाते हैं, ज़्यादा उनका लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म कुछ टिकते नहीं हैं वो बॉडी में. अनलेस आपने कुछ परमानेंट फिलर डाला हो। अच्छा. परमानेंट फिलर्स भी आती हैं जो हम लोग नहीं यूज़ करते, इंडिया में मिलता भी नहीं है, तो अलग बात है। पॉलीमिथाइल PMMA कहते हैं कुछ, बट वी डोंट यूज़ दैम, वी यूज़ हाइलुरोनिक एसिड। What other breakthrough treatments you guys are doing? Because I have no clue about these things, so I wanna
hear from you. Any new thing which you've been doing for last few years, या कुछ ऐसी जो अभी आने वाली हैं जो आप बड़े एक्साइटेड हो? तो अभी हमारा जो दौर है वो पूरा जा रहा है, जैसे मैंने कहा, रीजेनरेटिव मेडिसिन की तरफ, यानी कि ऐसी चीज़ें करो जिसमें पहले से ही आप वो बोन को बचा लो, आप फैट को बचा लो, सबको, बिल्डिंग को बचा लो. That's what you keep talking about, anti-aging kind of thing. Yes. Yeah. So it's called prejuvenation. Okay. So it's not anti-aging because we want to age gracefully but youthfully. Oh, okay. Nice. Right? So what do? So it is a holistic thing. So you have to train people that eat well, avoid smoking, all those skin. उसके साथ साथ using the right kind of skincare products at the right moment. So peptides आ रही हैं, ठीक है, रेटिनॉल तो है ही. अब DNA टेस्टिंग हो रहा है और उसके ये अभी हुआ नहीं है, मतलब they've just started it. So there is going to be breakthrough जहाँ आप DNA टेस्ट करके आपके लिए कौन से ट्रीटमेंट्स और आपके लिए कौन से क्रीम्स सही है, स्पेसिफिक, वो आपको पता चल जाएगा और आप वही करोगे. फिर आपको बाकी चीज़ें करनी नहीं, गर्लफ्रेंड या वाइफ की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. सो दैट इज़ गोइंग टू बी एक्साइटिंग व्हेन दैट हैपन्स. हालांकि अब कुछ मार्केट में ऐसे हैं जो वैसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बट वो सही, वो इट्स नॉट ट्रू, बट होने वाला है. देन देयर आर लॉट ऑफ गुड डिवाइसेस, ठीक है. अभी मैंने एक हाइब्रिड CO2 erbium लेज़र मैंने यूज़ करना शुरू किया है. हाइब्रिड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अर्बियम ग्लास, इनके दोनों के वेवलेंथ्स अलग होते हैं. अच्छा. तो ये अलग अलग लेवल पे स्किन पे जाते हैं और ये आपके सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट को स्टिमुलेट करते हैं, तो नया कोलेजन बनता है. सो इट्स अ वेरी नाइस ट्रीटमेंट जहाँ आपको कुछ इंजेक्ट नहीं करना पड़े. ठीक है. तो आप ये सारे स्कार्स की भी अच्छी, मतलब इफ़ यू हैव एक्ने स्कार्स, चिकन पॉक्स स्कार्स, सर्जिकल स्कार्स, एक्सीडेंट स्कार्स, बर्न स्कार्स, तो ये बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग ट्रीटमेंट है जिससे, एंड इसके साथ हम PRP इंजेक्ट करते हैं, ब्लड निकालते हैं, PRF इंजेक्ट करते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स, ये सब आपके ब्लड से ही निकाल करके सेंट्रीफ्यूज करके उसको इंजेक्ट करते हैं. तो ये कॉम्बिनेशन जो है ये बहुत एक नया और अच्छा स्किन लॉन्जेविटी के लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है. But the results are very effective? The results are effective. And are you seeing it every day in your clinic? I'm seeing very good results. Oh, okay. इसके अलावा exosomes जो हैं, this is going to be also very new. What's that? Exosomes are basically vesicles with a lot of DNA and they're messengers to the different cells in the body. अम्बिलाइकल कॉर्ड से निकाला जाता है, फैट से निकाला जाता है, बोन मैरो से निकाला जाता है, जैसे स्टेम सेल्स निकालते हो वैसे, और फिर उसे इंजेक्ट किया जाता है. अब बात यह है कि कितना एथिकल है. अभी तक US FDA या FDA क्लियरेंस नहीं मिला है, बिकॉज वी डोंट नो कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो कहाँ से वो कॉर्ड ब्लड निकाल रहे हैं. ह्यूमन कॉर्ड ब्लड है वो कितना प्योरीफाइड है. हालांकि देयर आर कंपनीज विच क्लेम कि नहीं, ये पूरा हम रिसर्च करके प्योरीफाई करके निकाल रहे हैं, लेकिन अभी FDA ने अप्रूवल नहीं दिया है. हो जाएगा, क्योंकि अगर वो हो जाता है तो दैट इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट ब्रेक थ्रू. क्योंकि आप एक्सोसोम्स, अगर प्योर एक्सोसोम्स इंजेक्ट करोगे, बाल आना शुरू हो जाएगा, पिगमेंट चला जाएगा, रिंकल्स चली जाएंगी, बिकॉज यू आर टेकिंग स्टेम सेल्स, vesicle bags of stem cells. That is exosomes. So that's going to be a age reversal की बात हो रही है. Wow. Then there is also a new science where they are taking your hair, culturing it into the lab, taking out cells from there and injecting it into you. And then you get your own hair. तो आपको फिर हेयर ट्रांसप्लांट फिर चला जाएगा. कितने सालों में आने वाली है ये चीज़ें? ज़्यादा नहीं, मे बी 5 years. Okay, nice. ज़्यादा नहीं, yeah. और अब एक चला हुआ है बहुत PDRN, पॉलीडिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, सामन एंड ट्राउट, इनके स्पर्म से निकाला जाता है DNA. हाँ, मेरी टीम में कोई बताया था ये सामन स्पर्म कुछ क्या आया हुआ है. सामन स्पर्म DNA. सो दे फाउंड आउट, द रिसर्च कितनी कमाल की चीज़ है, मतलब किसके दिमाग में ऐसा आया कि इनका जो DNA है इट इज़ वेरी सिमिलर टू द DNA ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. एंड सो अगेन FDA क्लियरेंस नहीं मिला है, बट
कोरियन रेजुरान करके एक कंपनी है जो, और बहुत सारे और भी कंपनीज है, कोरियंस इनमें बहुत माहिर हैं. They've taken out these where you inject it. I don't think it's doing much of anti-aging honestly, लेकिन ज़रूर ग्लो आ जाता है. तो ब्राइड्स, ग्रूम्स, ब्राइड की फैमिली, ये ज़रूर मतलब इट्स अ ट्रीटमेंट फॉर रेडियंस एंड ग्लो. हम लोग क्या करते हैं, हम लोग माइक्रो नीडलिंग करते हैं. एक डिवाइस होता है जिसमें नीडल्स होती हैं, तो उससे माइक्रो नीडल करके चैनल्स क्रिएट करते हैं, फिर ये PDRN को पोर कर देते हैं. तो वो अब्जॉर्ब कर लेता है और उसके बाद फिर थोड़ा बहुत अच्छा ग्लो आ जाता है. Okay. PDRN बेस्ड क्रीम्स भी हैं आजकल, कोलाजन बेस्ड क्रीम्स भी हैं, लेकिन ये कुछ काम नहीं करती. Yeah, I wanted to talk to you about this collagen thing, collagen supplements. Are they doing any good? So I'll tell you what. Now you have collagen type 1. You have 28 types of collagen. But only 5 types of collagen are helpful for the skin. उसमें type 1 is 80%. ठीक है. आप जब oral collagen लेते हो, not more than maybe 10% is getting absorbed into the skin. Okay. Basically, it's getting absorbed into your blood. Everywhere, yeah. And then it's going everywhere. Okay. Some types of collagen only 1% reaches the skin. And some very, maybe high quality, maybe 10% reaches the skin. तो ये कितना ही कर लेगा आपके स्किन के लिए? Almost negligible तो फायदा almost है. negligible फायदा है. हो सकता है आपके बोन्स और जॉइंट्स को थोड़ा फायदा कर दे, बट स्किन को कितना करेगा? उससे तो फिर आप कोलेजन बिल्डिंग अगर आपको सच में करना तो आप हाई प्रोटीन डाइट लो, उससे हो जाएगा. आप रेटिनॉइड्स लगाओ, आप पेप्टाइड बेस्ड क्रीम्स लगाओ, आप माइक्रो नीडलिंग, PRP, PRF, लेज़र, फ्रैक्शनल नॉन अब्लेटिव लेज़र्स, अब्लेटिव लेज़र्स, इस तरह की ट्रीटमेंट्स करो, अपने आप कोलेजन बिल्डिंग हो जाएगा. तो ये है. बट कोलेजन क्रीम्स जो आ रही हैं, सी कोलेजन एंड PDRN बेस्ड क्रीम्स बहुत पॉपुलर हो रही हैं. अच्छा. बट दे आर नथिंग बट वेरी गुड मॉइस्चराइजर्स. तो आप उन्हें लगा लो तो आपके स्किन को, मतलब आप रात को लगाओ, दिन में आप उठो तो स्किन बहुत सॉफ्ट लगेगा. क्यों? क्योंकि मॉइस्चराइजर मिल गया स्किन को. बाकी वो और कुछ नहीं करेगा. बिकॉज इसके जो मॉलिक्यूलर साइज होता है ना आपके कोलेजन का और PDRN का, दिस इज़ वेरी हाई, 50,000 to 1.5 लाख के हिसाब से. अगर स्किन में वो क्रीम को पेनिट्रेट करना हो तो 500 डाल्टन से कम होना चाहिए मॉलिक्यूलर साइज. अच्छा. हम तो 50,000 की बात करें, कहाँ पेनिट्रेट करेगा? इट जस्ट सिट्स ऑन द स्किन. तो मॉइस्चराइजर है बस. हाँ, अच्छा मॉइस्चराइजर है. तो डॉक्टर एक लास्ट, लेट्स वी कमिंग टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस डिस्कशन, एक मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे है, बीइंग अ डॉक्टर, हाउ डू यू सी artificial intelligence coming into your field from उस तरीके से भी कि ऑनेस्टली मैंने भी चैट GPT से अपना स्किन केयर रूटीन बनवाया. अच्छा. हाँ, और उसने मुझे रेटिनॉल दिया उस रेजिम में. सो फ्रॉम वहाँ से भी, और आपके फील्ड में एविडेंस या फिर जो स्टडीज़ और वो सब कहाँ पे, हाउ डू यू सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अफेक्टिंग dermatology? See, what is artificial intelligence? जो हम डेटा डालते हैं वही वो डेटा लेकर के करता है. तो हमारे बहुत सारे स्किन के डायग्नोसिस में बहुत सारी स्किन डिजीज़ ऐसी होती हैं जो एक जैसे दिखती हैं. ठीक है. दे आर ट्राइंग टू फीड इन डेटा टू फाइंड आउट कि कैसे हम इसे, मतलब अपार्ट फ्रॉम डूइंग अ बायोप्सी, हम कैसे इसे डिफ्रेंशिएट करके ट्रीट कर सकें. सो शायद उस फील्ड में AI इज़ गोइंग टू हेल्प. फिर समटाइम्स द काइंड ऑफ ट्रीटमेंट दैट वी वांट टू डू, मे बी द वॉट एवर यू फीड इन उससे आए. बट इसका नेगेटिव ये हो रहा है कि आपने खुद का स्किन कैसे असेस कर लिया? आपके स्किन को तो किसी ने देखा नहीं माइक्रोस्कोप से या डर्मोस्कोप से देखा नहीं, या इवन ऐसे नज़दीकी से छू करके देखा नहीं. तो आपके पूरे स्किन पे कहाँ डार्क स्पॉट्स हैं, कहाँ पोर्स ज़्यादा खुली हुई हैं, कहाँ रिंकल्स ज़्यादा हैं, कहाँ ड्राइनेस ज़्यादा है, कहाँ इरिटेशन ज़्यादा हो सकती है, ये सब तो वो AI को नहीं समझ में आएगा. ये सब तो तब, क्योंकि आप
चलो आप बच गए अगर आपका स्किन यूनिफॉर्म है, लेकिन प्रॉब्लम तब होगी जब आपके स्किन में प्रॉब्लम्स हैं, आपके स्किन में, आपका स्किन सेंसिटिव है, आपको एक्जीमाज हैं, आपको एटोपिक डर्मेटाइटिस है, आपको पता ही नहीं है आपका स्किन कहीं ड्राई है, कहीं ऑयली है, कहीं पैचेस हैं, आपने रेटिनॉल यूज़ कर लिया, वहाँ और ड्राई हो गया, वहाँ और रैश हो गया, तो देयर इज़ अ ग्रे जोन। और मेरे पास ऐसे भी लोग आते हैं जो पूरा प्लान बना कर आते हैं कि डॉक्टर ये है का अभी ये सब मुझे करना है। भाई किसने बताया? एआई ने बताया? नहीं, बिकॉज एआई, देखिए हमें भी पढ़ाया जाता है, देयर इज़ समथिंग कॉल्ड फेशियल प्रोपोर्शंस एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड गोल्डन रेशियो, ठीक है? तो नोज़ और अपने फोरहेड के बीच में एंगल इतना होना चाहिए, या नोज़ और लिप्स के बीच में इतना होना चाहिए, जॉ लाइन का एंगल 120 होना चाहिए, इस तरह की चीज़ें, फीमेल में इतना, मेल में इतना। लेकिन अगर आप उसी से चलो, उस हिसाब से, तो आप सिर्फ फेसेस को क्लोन्स बना दोगे। एग्जैक्टली, Right? सारे एक जैसे हो जाएंगे। हाँ, तो आप उसी से कि इतना, तो वो आते हैं मेरे पास कि डॉक मुझे लगता है अभी एक somebody had come, मुझे लगता है आपको ना यहाँ आप 6 फिलर्स करनी चाहिए, और जॉ लाइन में आप यहाँ 2 डाल दीजिए, यहाँ 2 डाल दीजिए, यहाँ एक डाल दीजिए। और मैं आपने देख कहा रही नहीं कि भाई डाल भी खुद ही ले फिर। मुझे किसी कि 18 सिरिंज फिलर, आप पागल हो गए क्या? कहाँ से पता चला आपको? एआई ने बताया कि आपने ये फोटोग्राफ डाला है और आपका एज ये है, तो आपके फेशियल फीचर्स खूबसूरत होने के लिए इस तरह से होने चाहिए। बट एआई को ये नहीं पता कि 18 सिरिंजेस में क्या होने वाला है आगे, ठीक है? सो देर आर सेल्फ डायग्नोसिस कैन yes बी। it's very detrimental। इसमें 2 प्रॉब्लम्स हैं। इफ द डॉक्टर हैज नॉलेज एंड द डॉक्टर इज एथिकल एंड द डॉक्टर इज ऑल्सो एन आर्टिस्ट, अ स्कल्प्टर, तो वो गलतियाँ नहीं करेगा। इफ द डॉक्टर इज नॉट अ डॉक्टर एंड सेल्फ प्रोक्लेम डॉक्टर, right, if the doctor is not trained in this, the doctor is a doctor but is not trained in injectables, and the doctor, third, the doctor is not an artist, उसने सिर्फ मैथ पढ़ा है कि ये गोल्डन रेशियो, वो फिर वो एआई की तरह काम करे, और इट्स अ बिजनेस मॉड्यूल कि भाई आया है तो आज क्यों कल, नाराज। हाँ, हाँ। तो फिर आप फंस जाओगे, राइट? तो हैं इस तरह की प्रॉब्लम्स एआई में। वेदर इट्स क्रीम्स, आप ओवर यूज़ कर लोगे, आप आपको रैशेस हो सकती हैं, आपको पिंपल्स हो सकते हैं, आप कुछ गलत ऑयल्स लगा सकते हो, आप हाइपर पिगमेंटेशन हो सकता है आपको। सो आई थिंक देयर इज स्टिल अ प्लेस फॉर डर्मेटोलॉजिस्ट। Another question, doctor, are younger people coming earlier than they should to you for these treatments? Yes, yes. How do you There is- counsel them? So there is this term called prejuvenation, as I mentioned, जहाँ 18-year-old, 19-year-old, 20-year-old, इनको ये सब ना कल्चर आ रहा है कोरिया से। 18th बर्थडे पे उनको बाकायदा अपने पेरेंट्स से गिफ्ट मिलता है कि जाओ बेटा तुम नो सर्जरी करा लो, जो भी कमियां हैं अब करो। हाँ वो आप कर लो, आप बट इम्प्लांट कर लो, आप ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन कर लो, आप चिन ऑगमेंटेशन कर लो, आप मेल हो आप जॉ और चिन कर लो। सब बीटीएस को फॉलो करते हैं, के पॉप कल्चर को फॉलो करते हैं। तो ये एक इट्स अ थिंग, और ये रियल है। मैंने बात की हुई है स्टूडेंट से, और वो कहते हैं कि हाँ हमें गिफ्ट दिया जाता है। व्हेन आई वेंट टू सोल आई हैड इंटरव्यूड पीपल। वो धीरे धीरे कल्चर जो वो यहाँ भी पेनिट्रेट हो रहा है, You see that in वेस्ट Mumbai? में भी पेनिट्रेट हो रहा है। आई सी इट इन मुंबई। एंड लोग आते हैं कि ये भी कर दीजिए डॉक्टर, 19-year-old की नहीं बोटॉक्स कर दीजिए, ये लाइन थोड़ा सा दिख रहा है। अरे दिखने दो, मेरे तो बहुत दिख रहे हैं यू नो। बट नहीं, इफ़ वी डोंट, इट इज़ ट्रू दैट व्हेन यू कीप फ्राउनिंग, आपको अगर नंबर है और आप नहीं यूज़ कर रहे हो, एक एज के बाद 35 के बाद आप कॉन्स्टेंटली कोशिश कर रहे हो देखने की, आप फ्राउन करते हो, या फिर आप वैसे इंसान हो जो बहुत एक्सप्रेसिव हो, या आप बहुत सोच रहे हो, तो ये लाइंस आपकी प्रोमिनेंट हो जाती हैं। और जब आप उसे एड्रेस नहीं करते हो, आप उसमें बोटॉक्स देते हो, तो वो डीप नहीं होता।
एक बार वो डीप हो गया तो वो बोटॉक्स से भी नहीं जाएगा, फिर आपको उसमें कुछ और करना पड़ेगा। फिलर यहाँ बहुत डेंजरस होता है देना, इट्स अ वेरी डेंजरस एरिया। तो फिर आप ऐसे लगते हो कि आप पूरे समय गुस्से में हो, आप फ्राउन कर रहे हो। मेरे पास ऐसे आते हैं लोग कि कुछ कर दो इनका, क्योंकि फिर सब सोचते हैं कि मैं हमेशा बहुत गुस्सा वाला हूँ। तो देयर इज़ एन एज फॉर इट। ये नहीं कि आप 19 पे कर रहे हो। सो मैं उनको साइंस बताती हूँ और मैं उनको ये समझाती हूँ कि आप इस एज पे शुरू करोगे तो फिर हो सकता है कि एट वन पॉइंट योर मसल्स विल स्टॉप रिस्पॉन्डिंग टू दैट बोटॉक्स बिकॉज यू आर स्टार्टिंग वेरी वेरी अर्ली। अर्ली। ये वैसा हो गया ना कि एक अमेरिकन जब इंडिया आता है वो इंडियन खाना नहीं खा पाता है, धीरे धीरे उसको मिर्ची विर्ची की आदत पड़नी चाहिए ना, एकदम खाएगा तो फिर तो सो यू हैव टू ट्रेन द बॉडी एंड आवर बॉडी इज अ वंडरफुल मशीन। इससे बड़ा मशीन ही क्या है। आप हर एक सिस्टम को ले लो, स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ये सिर्फ थोड़ी ना ब्यूटी का ऑर्गन है, बिल्कुल। इसमें हॉर्मोन्स चल रही हैं, इसमें विटामिन डी बन रहा है, इसमें और यहाँ पे भी तो है सेल्फ इमेज, है ना, एक्सटर्नल वैलिडेशन, वो सब भी तो चीज़ें हैं। ये बड़ा मतलब आजकल का सोशल मीडिया वैलिडेशन ट्रैप इसे कहते हैं। मैंने अभी एक टेडेक्स टॉक दिया था इस अच्छा। सिम्बायोसिस में अच्छा। ऑन द वैलिडेशन ट्रैप, और ये बहुत कॉमन हो रहा है। और इससे लोगों की, बच्चों की, सेल्फ यंग टीनेजर्स, जेनजीज, अर्ली 20s, इवन अप टू लेट 20s मैं कह सकती हूँ, बट मोर इन द यंगर जनरेशन, even from the age of 12-13 to the age of 21-22. So ये जो यंग जनरेशन है, इनको ये पूरे समय स्क्रॉल करते रहते हैं। और ये जो इंटरनेशनल यंग सेलिब्रिटीज़ हैं, इन्फ्लुएंसर का ज़माना है, तो ये इंटरनेशनल काइली जेनर, केंडल जेनर, द कार्दाशियंस, इन सब को देख देख कर, और भी बहुत सारे हैं, मुझे तो नाम भी याद नहीं है, इनको लगता है कि हम भी ऐसे ही क्यों ना हो सकते हैं, हम भी ऐसे ही हो जाएं, हमारा स्किन भी ऐसे ही हो जाए, फ्लॉलेस। फिर कोरियन ब्यूटी तो है ही, तो सब आ जाते कि हमें भी ऐसा ही दिखना है, हमें भी ऐसा ही बना दो। फिर कई लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस चला जाता है, वी आर नॉट गुड इनफ, हर एक अफोर्ड नहीं कर पाता है, ठीक है, तो हमारा स्किन, वी आर नॉट फेयर, हमारे लिप्स ऐसे हैं, हमारा नोज़ ऐसा है, हमारा चिन छोटा है, हमारा नोज़ बड़ा है, हमारे बाल ऐसे हैं, हमारा कलर ऐसा है। अब ये नहीं उनको समझ में आ रहा है कि पता नहीं उस बंदे का रियलिटी क्या है। उससे शायद फ़िल्टर यूज़ किया हो, उसने मेकअप यूज़ किया हो, उसने कुछ लाइटिंग यूज़ की हो, कुछ भी हो सकता है। कैमराज हैं, बिल्ट इन कैमराज, है ना, तो ये सब कुछ है, बट इट्स अ फार्स। जैसे रिलेशनशिप स्टेटस भी फार्स है उसमें, सोशल मीडिया में आप देखते हो बड़ा अच्छा चल रहा है, सब घूमने जा रहे यहाँ वहाँ, और आपने देखा कि अगले दिन क्या हुआ भाई, डिवोर्स हो गया। सेम हो रहा है स्किन के साथ, कि आपको असलियत तो पता नहीं है। यू हैव टू लर्न टू एम्ब्रेस योर स्किन, अपने स्किन का ख्याल रखो, रेडियंट ग्लोई स्किन ठीक है, स्किन पे कोई डिज़ॉर्डर, स्किन एलर्जी, इन्फेक्शन, एक्जिमा, ये सब ना हो, हाँ, पिगमेंटेशन ना हो, ये सब ठीक है, और थोड़ा सा एनहांस कर लिया ठीक है, बट किसी और की तरह दिखना, ये मतलब बहुत ही ये गलत बात है, क्योंकि ये परफेक्शन या ब्यूटी का डेफिनेशन नहीं होता है। यू हैव टू बी लिटिल इम्परफेक्ट, एंड देयर इज नो एंड टू है इट। ना, देन देयर इज कहाँ तक जाओगे, कहाँ तक जाओगे। लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज तो वैसे ही आजकल बढ़ रही हैं। तो आई थिंक कहीं जाकर के आपको ये समझना चाहिए, और एक ऑल द यंगस्टर्स शुड अंडरस्टैंड कि ये इस वैलिडेशन ट्रैप में आप मत पड़ो, क्योंकि बहुत सारा ये जंगल है, ये दलदल है, इसमें आप फंस जाओगे। और कौन सही है, कौन गलत है, किसके पास आप जा रहे हो, कौन आपको सही रास्ता दिखा रहा है, पता नहीं। प्रैक्टिशनर भी तो काफ़ी शेडी चीज़ हो गया है जी। नॉट एवरीबडी इज़ प्रैक्टिसिंग साइंस, दे हैव द राइट skills and then the kind of art you were talking about, so the person has to have all the things to be able to do any treatment, any enhancement. The person has to have the guts to say no. Yeah, that as well.
Because you're saying no to the money, and the money is good. I had somebody recently. I said no to her. Hmm. She was getting acne treated and she wanted some fillers. I said no to her. 1 महीने बाद आई है. I'm so sorry, but lips are looking like ducks. Chin is looking so big. But acne का ट्रीटमेंट तो मेरे से चल रहा है. डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ मैं. मैंने देखा, मैंने कहा यार ये मैंने मना कर दिया, किसी और ने कर दिया, और इतना. बट आप करोगे क्या फिर? सो ये भी हो रहा है. फिर वो केस खराब होता है, फिर वो केस आपके पास खराब ठीक होता कराते है, हैं. फिर ठीक कराने आते हैं. बट ये बच्ची तो उसको पता भी नहीं है कि वो खराब. अब मैं उसे क्या किस मुंह से मैं उसे बोलूं कि नहीं यार ये क्या कर लिया तूने. क्या समझाओगे तो वो बुरा बुरा मान जाएंगे. एग्जैक्टली. सो डॉक्टर, लास्ट एक सेक्शन है, ये वाला इंटरेस्टिंग सेक्शन है. जी. सो इट्स अ काइंड ऑफ रैपिड फायर वेयर यू विल रेट दीज थिंग्स आउट ऑफ 10. ओके. ओके, चलो लेट्स बिगिन. सनस्क्रीन. 10 out of 10. Glutathione injections for skin. For antioxidants, 7 out of 10. For skin whitening, 2 out of 10. Okay. Multani mitti. 2 out of 10. Toothpaste on pimples. Minus 10 out of 10. Castor oil for skin. Minus 100 out of 10. Okay. Under eye creams. 4 out of 10. Okay. Korean 10-step skincare routine. 2 out of 10. 2. जी. Oh. Vitamin C serums. 8 out of 10. Retinol. 10 out of 10. Okay. Collagen supplements. 3 out of 10. Okay. Biotin for hair and skin. 5 out of 10. 5. देखिए हेयर ना प्रोटीन्स, विटामिन ए, बी, सी, डी, आयरन, कैल्शियम, ये सब होता है ना. नॉट जस्ट Not विटामिन just B7 biotin. which is biotin. Okay. Lastly, charcoal face mask. Oily skin 7 out of 10. Dry skin 0 out of 10. Thank you, doctor. It was wonderful. काफ़ी चीज़ें पर्सनली मुझे बहुत समझ में आई ऑनेस्टली. एंड बिकॉज एज यू सेड कि आप साइंस के साथ साथ जो आर्ट वाला काम कर रहे हो, राइट, दैट इज़ द थिंग वेयर यू आर ट्रीटिंग, enhancing, but then remaining in that zone where scientific way. And I should also commend you on your Hindi as well. You are awesome. Being a Telugu, you could speak flawlessly, and I thoroughly enjoyed the Thank conversation. you so much. Thank you for having me. I personally learnt a lot about skincare from this conversation, and I am sure आपको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा. If you found this episode useful, please like the video, subscribe to our channel, and share this with your family and friends, especially in your family WhatsApp groups. See you in the next one.